हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी का एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चैप्टर की शुरुआत करते हैं इसके टॉपिक से। टॉपिक का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। किस चीज के कंट्रोल की बात चल रही है और किस चीज के कोऑर्डिनेशन की बात चल रही है, तो हम कहेंगे कि एक्टिविटीज की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? एक्टिविटीज की। एक्टिविटीज कौन सी? जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी लिविंग बॉडी के द्वारा। लिविंग बॉडी जो है, ईदर प्लांट्स और एनिमल्स, वो दो प्रकार से एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है, या तो इंटरनल बॉडी या तो एक्सटर्नल बॉडी। मतलब या तो आउटसाइड द बॉडी कोई एक्टिविटी परफॉर्म होगी, जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, है ना, राइटिंग, रीडिंग, या फिर इनसाइड द बॉडी जैसे कि डाइजेशन, रिस्पिरेशन, एक्सक्रेशन। इन सारी एक्टिविटीज का कंट्रोल में होना और कोऑर्डिनेशन में होना बहुत जरूरी है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में होने की वजह से ही हमें डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा। जो रिजल्ट हम चाहते हैं उस पार्टिकुलर एक्टिविटी से, वही रिजल्ट हमें मिलेगा अगर वो एक्टिविटी कंट्रोल्ड होगी और कोऑर्डिनेटेड होगी। तो कंट्रोल्ड एक्चुअल में क्या है कि जो भी एक्टिविटी हो रही है हमें उसको मैनेज करना है कि वो एक्टिविटी होगी कि नहीं होगी, ज्यादा होगी कि कम होगी। और कोऑर्डिनेशन क्या कहलाता है कि जो वो एक्टिविटी हो रही है उसमें हमारी बॉडी मतलब लिविंग बॉडी के, प्लांट्स और एनिमल्स में जो भी एक्टिविटी होगी उसमें जो उसके बॉडी के पार्ट्स लग रहे होंगे वो आपस में कोऑर्डिनेटेड वे में हैं कि नहीं है। समझ में आया? टॉपिक का मतलब यही है। इंट्रोडक्शन जो मैंने अभी बोला है वही बात यहां पर लिखी हुई है। कंट्रोल रिफर्स टू द पावर टू रेगुलेट, मैनेज एंड डायरेक्ट एक्टिविटीज। कंट्रोल का मतलब क्या है? जो भी एक्टिविटी हो रही है उसे रेगुलेट करना है, उसे मैनेज करना है। रेगुलेट और मैनेज का मतलब क्या है कि वो एक्टिविटी होगी कि नहीं होगी। पहली बात तो सारी एक्टिविटीज की बात हो रही है। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसकी बात भी हो रही है। अब मेरे अंदर अगर एक्सप्रेशन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, एक्सक्रेशन हो रहा है, उसकी बात भी हो रही है। तो कंट्रोल का मतलब यह है कि वो एक्टिविटी को क्या करेगा? मैनेज करेगा। मैनेज करेगा। मैनेज मतलब या तो एक्टिविटी क्या होगी होगी या तो एक्टिविटी नहीं होगी। या तो एक्टिविटी होगी तो ज्यादा होगी कि उसको नहीं करना है, ज्यादा करना है, कम करना है, क्या करना है, ये सब देखेगा कौन? ब्रेन। जैसे हमारी बॉडी में कौन देखता है? ब्रेन देखता है। तो ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर। और कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन मतलब होता है वो जो पार्टिकुलर एक्टिविटी है जब वो परफॉर्म हो रही है तो हमारी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और जो पार्टिसिपेशन होना चाहिए वो एक अलाइंड वे में होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें एफिशिएंट रिजल्ट चाहिए। एफिशिएंट मतलब जो हम चाहते हैं, मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए। समझ में आया? एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए अगर मैं एक टॉपिक ले सॉरी एक मैं एक्टिविटी लेता हूं जिसका नाम है डाइजेशन। अब देखो डाइजेशन को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे किया जाता है। डाइजेशन मतलब खाना खाना है आपको। तो पहली बात तो खाना खाना है, ये जो हंगर की अर्ज है जो आप में आती है, ये जो भूख लगना जिसे कहते हैं, ये आपको कौन फील दिलाता है? ऑफ कोर्स आपको जो ब्रेन है आपका, ब्रेन फील दिलाता है ना कि भैया भूख लग गई है, खाना खा लो। या फिर अब मत खाओ, पेट भर गया है, वरना खाते ही जाओ खाते ही जाओ। तो ब्रेन ही तो कंट्रोल कर रहा है किसको? एक बार तो हंगर को कि खाना खाना है कि नहीं खाना है। दूसरी बात क्या है? फिर आता है कि जब तुम खाना खाओगे वो डाइजेस्ट होगा, फिर उससे एनर्जी बनेगी, फिर आप काम करोगे। तो ये जो खाना मतलब ये जो डाइजेशन है, इसमें जो बॉडी ऑर्गन्स लग रहे हैं उनका कोऑर्डिनेशन में होना बहुत जरूरी है, उनका कोऑर्डिनेटेड होना बहुत जरूरी है।
तो उनके कोऑर्डिनेशन में क्या क्या होगा? आपका लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, और क्या होगा? स्टोमक, और भी बहुत सारी बातें, पैंक्रियाज, इन सारी चीजों का आपस में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। स्टोमक कुछ अपने हार्मोन देगा, स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ अपने हार्मोन देगा, लीवर कुछ अपने एंजाइम देगा, कुछ अपने, समझ रहे हो आप? एंजाइम्स आते हैं ना बहुत सारे, वो सारे एंजाइम्स क्या होंगे? डाइजेशन में मददगार साबित होंगे, और ये सारे अगर कोऑर्डिनेटेड नहीं हैं तो डाइजेशन नहीं हो पाएगा। समझ में आया? अगर हम एक प्लांट का एग्जांपल ले लें, प्लांट के एग्जांपल में क्या लें? फोटोसिंथेसिस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? फोटोसिंथेसिस ले लेते हैं। अच्छा, फोटोसिंथेसिस में बताओ कंट्रोल कौन करेगा और कोऑर्डिनेशन कौन देखेगा? बताओ फोटोसिंथेसिस में क्या क्या लगता है? तो आप कहोगे CO2 लगता है, पानी लगता है, सनलाइट लगता है। तो मैं कहूंगा फोटोसिंथेसिस, तो इसका जो नाम है फोटो और सिंथेसिस, तो फोटो मीन्स क्या होता है? लाइट। मेन क्या है? मेन तो लाइट ही है। तो जो कंट्रोल देखेगा वो कौन देखेगा? लाइट देखेगा। और कोऑर्डिनेशन क्या है भाई? अगर लाइट ज्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी। बहुत ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पर अगर ज्यादा लाइट होगी तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, कम लाइट होगी तो कम फोटोसिंथेसिस होगी। लेकिन फोटोसिंथेसिस में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है ना, जैसे कि जाइलम इन्वॉल्व है, पानी लेके जाएगा, स्टोमेटा इन्वॉल्व है, ओपन होंगे, CO2 को अंदर लेंगे क्योंकि CO2 चाहिए होता है, और क्या चाहिए? फ्लोएम चाहिए होता है। फ्लोएम क्यों भाई? खाने को पैक भी तो करना है। तो इन सब का आपस में कोऑर्डिनेशन में होना बहुत जरूरी है। सो हम कह सकते हैं कि जब भी कोई एक्टिविटी लिविंग बॉडी द्वारा परफॉर्म की जाती है, इट शुड बी कंट्रोल्ड, एंड वंस कोई भी एक्टिविटी कंट्रोल की जाती है तो वो कोऑर्डिनेशन में तो आना ही पड़ेगा उसको। बिना कोऑर्डिनेशन में आए आप डिजायर्ड रिजल्ट नहीं पा सकते। आई होप आपको समझ में आया होगा चीजें। आगे बढ़ें, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिन्हें हमें समझना पड़ेगा। पहले है स्टिमुलस, दूसरा है रिस्पॉन्स। जब भी कोई एक्टिविटी होगी तो एक्टिविटी ऐसे नहीं परफॉर्म होगी। एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, जैसे मैंने कहा आपको भूख लगी, या फिर अभी यहां का एनवायरनमेंट क्या हो जाए, बहुत तेजी से क्या हो जाए, ठंड पड़ने लगे, तो आपकी बॉडी का एक्टिविटी परफॉर्म तभी करेगी जब एक्सटर्नल या फिर इंटरनल इन्वायरमेंट जो है बॉडी का, उसमें कोई चेंज हो, और उसी चेंज को हम क्या बोलते हैं? स्टिमुलस बोलते हैं। वही मैंने लिखा है, चेंज आर सिग्नल इन द इंटरनल आर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दैट एन ऑर्गेनिजम्स कैन डिटेक्ट। हमारी बॉडी डिटेक्ट कर लेती है, और उसी को स्टिमुलस बोला गया है। स्टिमुलस एक बार आ गया उसके बाद ही एक्टिविटी परफॉर्म होगी। समझ में आया? एक्सटर्नल स्टिमुलाई हो सकता है, जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, साउंड, केमिकल सिग्नल और टच। इंटरनल स्टिमुलाई में हार्मोनल चेंज हो सकते हैं बॉडी के अंदर। समझ में आया? जैसे एक्सटर्नल स्टिमुलाई का जैसे एग्जांपल ले लो, अगर आपकी बॉडी में बहुत तेज लाइट जब पड़ती है आंखों में, तो आपकी आंखें क्या करती हैं? आंखें थोड़ी छोटी हो जाती हैं। क्यों? तो जो ये लाइट आ रही है, इसने काम किया स्टिमुलस का, इसने काम किया स्टिमुलस का, और फिर एक्टिविटी परफॉर्म हुई ना। एक्टिविटी मतलब लिविंग बॉडी है आपकी, तो आपकी आंख भी क्या है? लिविंग है। तो उसमें क्या हुआ? एक्टिविटी परफॉर्म हुई, छोटी हुई। ये छोटी हुई ही तब जब स्टिमुलस आया कोई, या फिर मैंने आपको क्या बोला था? डाइजेशन। तो अंदर हार्मोनल चेंज हुआ, आपको भूख की जो हंगर आपको फील हुआ, ये ब्रेन ने आपको क्या किया? हार्मोन रिलीज किया, और हार्मोन ने क्या किया? आपको हंगर वाला एक्टिविटी आपके अंदर आई कि लाओ मुझे खाना खा लेना चाहिए।
तो ये जो स्टिमुलस आ रहा है ये इनसाइड द बॉडी भी हो सकता है और आउटसाइड द बॉडी भी हो सकता है। इनसाइड द बॉडी जो स्टिमुलस को सबसे पहले रिसीव करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसेप्टर बोलते हैं। जैसे कि मैंने आंख वाला एग्जांपल दिया था, तो जो आपकी आंख है उसमें सबसे पहले जो आपकी आंख का पार्ट है वही क्या होगा, रिसेप्टर होगा, क्योंकि उसी ने क्या किया है, सबसे पहले जो लाइट का जिसके साथ काउंटर हुआ है वो जो आई का पार्ट है उसको बोलोगे रिसेप्टर। और उसके बाद आंख जब जान गई है आपकी कि बहुत ज्यादा लाइट आ रही है, इतनी लाइट की जरूरत अभी नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो आंख को छोटा करेगा, और जो छोटा करता है वो कहलाता है रिस्पॉन्स। किसी भी स्टिमुलस को, स्टिमुलस मतलब कोई चेंज हुआ इंटरनल बॉडी में या फिर एक्सटर्नल बॉडी में, उसके एनवायरनमेंट में, और उसके काउंटर में बॉडी क्या करती है, हमारी रिस्पॉन्स करती है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि एक्शन और रिएक्शन होते हैं फिजिक्स में, थर्ड लॉ है न्यूटन का, वही वाला है। एन ऑर्गेनिजम्स रिएक्शन आर एक्शन कॉज्ड बाय अ स्टिमुलस। ठीक है, जैसे कि तो रिस्पॉन्स जो आपकी बॉडी, मतलब वो बॉडी का पार्ट जो पहले स्टिमुलस को रिसीव करेगा, उस चेंज को रिसीव करेगा, उसको रिसेप्टर बोले। और जो रिस्पॉन्स आके, मतलब चेंज के बाद फिर उसको रिस्पॉन्स भी देना है ना, जो रिस्पॉन्स देगा उसको क्या बोलोगे, उसको बोलोगे एफेक्टर, है ना। ये आपकी बॉडी के अंदर ही होंगे, रिसेप्टर भी आपकी बॉडी में होगा और एफेक्टर भी आपकी बॉडी में होगा। एफेक्टर जो देगा उसको क्या बोलोगे आप, रिस्पॉन्स देने वाला ऑर्गन, और रिसेप्टर जो होगा वो स्टिमुलस को लेगा। समझ में आया, पहले स्टिमुलस आएगा फिर रिस्पॉन्स आएगा। चल, रिस्पॉन्स में देखा तुमने, जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर सनलाइट है तो सनलाइट की तरफ ही क्या होता है, जो प्लांट है वो मूव करता है, बेंड करता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन हार्मोन पाया जाता है ना उसके शूट टिप पे, पता होगा आपको। तो ये जो स्टिमुलस आया, स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस है लाइट, और इसके काउंटर में जो रिस्पॉन्स आया है वो है प्लांट ने क्या किया है, बेंडिंग शो की है। गेटिंग और नॉट। आप अपने घर में कुछ खाना पका रहे थे, कुछ कुक कर रहे थे, और आपको हॉट स्टोव क्या हो गया, टच हो गया आपके हैंड में या किसी बॉडी पार्ट में, आपने तुरंत क्या किया, पीछे अपना हाथ खींच लिया, है ना। बहुत फेमस एग्जांपल है, पढ़ा होगा आपने 8th 9th में भी। तो जो ये हॉटनेस है, ये जो टेम्परेचर का अचानक राइज हुआ, आपकी बॉडी ने क्या किया, उसको पिक कर लिया और फिर उसके बाद रिस्पॉन्स दे दिया। तो स्टिमुलस क्या होगा, टेम्परेचर, वो हाई टेम्परेचर, और रिस्पॉन्स क्या होगा, आपकी बॉडी क्या करेगी, तुरंत अपना आप हाथ क्या करोगे, पीछे खींच लोगे। समझ में आया, स्टिमुलस के साथ रिसेप्टर लगा हुआ है और रिस्पॉन्स के साथ इफेक्टर लगा हुआ है। इफेक्टर मतलब वो जो आके इफेक्ट कॉज कर पाए या फिर रिस्पॉन्स दे पाए। समझ में आया, आगे बढ़े। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू चेंज इन द एनवायरनमेंट, वही मैंने जो बताया, द चेंज इन द एनवायरनमेंट टू विच ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट और कॉल्ड स्टिमुलाई। जैसे कि लाइट हो सकता है, हीट हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, साउंड हो सकता है, स्मेल हो सकता है और टच हो सकता है। आपकी बॉडी में ये सारी चीजों को डिटेक्ट करने के लिए स्पेशल सेल्स होती हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं आपकी बॉडी में लाइट को लेकर बहुत सेंसिटिव सेल्स होंगी और उनका नाम क्या होगा, फोटो रिसेप्टर सेल्स। क्या होगा, फोटो रिसेप्टर सेल्स। आपकी बॉडी में कोल्ड या फिर हॉट को फील करने वाली जो सेल्स होंगी, आपकी स्किन है जैसे कि, उसमें क्या होंगे, उसमें होते हैं थर्मो रिसेप्टर सेल्स। आपके कानों में रिसीव करने वाली जो सेल हैं स्पेशलाइज, जो साउंड को डिटेक्ट करती हैं, उनमें क्या होंगे, फोनो रिसेप्टर सेल्स होती हैं। आप जब कभी स्मेल, है ना, कर पाते हो तो आपकी जो नोज है उसमें क्या होते हैं, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स होते हैं। आपकी जो
टंग है उसमें गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं। समझ में आया? ये सब बातें आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, ठीक है। ये वाली याद रख लेना, ऑल्फैक्टरी और गस्टेटरी। ये तो आप में देखा होगा, वहां पर एसिड बेस एंड सॉल्ट में भी पढ़ा होगा गस्टेटरी और ऑल्फैक्टरी के बारे में, है ना। थर्मो रिसेप्टर, थर्मो मतलब टेम्परेचर, फोटो मतलब लाइट, फोनो मतलब फोन से याद रख लो, साउंड, है ना। तो कोई वो नहीं है। बोथ प्लांट एंड एनिमल्स क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलस का। स्टिमुलस मतलब सिंपल सा है, कोई भी लिविंग बॉडी के अंदर कोई चेंज आया या बाहर कोई चेंज आया तो बॉडी क्या करेगी, रिएक्ट करेगी। तो जो चेंज आया है दिस इज द स्टिमुलस, एंड जो रिएक्शन दोगे आप उसको आप क्या बोलोगे, रिस्पॉन्स दोगे। जो स्टिमुलस, बॉडी का पार्ट जो स्टिमुलस को लेता है, सबसे पहले काउंटर करता है, दैट इज कॉल्ड द रिसेप्टर। और जो बाद में आके रिस्पॉन्स कॉज करता है, दैट पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द एफेक्टर। गेटिंग? समझ में आया? ठीक है। एक स्लाइड लेके आपको मैं थोड़ा सा कुछ बताऊं, समझिए। देखो एक, अब हमारे यहां सॉरी, जो हमें एनिमल हैं हमारे या फिर प्लांट्स हैं, समझिए। एनिमल्स और प्लांट्स में हमें एक्टिविटी को क्या देखना है, कंट्रोल करना है। सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करना है ना, और उन्हें कोऑर्डिनेशन में करना है। क्यों? क्योंकि डिजायर्ड रिजल्ट हमको मिले। एनिमल में जब हम किसी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं तो दो तरीके से करते हैं। एक है नर्वस सिस्टम और दूसरा है इंडोक्राइन सिस्टम। इन दोनों के बारे में हम जानेंगे। पहले हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम, और प्लांट में अगले लेक्चर में जानेंगे, इसमें तो काफी लंबा हो जाएगा। प्लांट में एक सिस्टम है जिसके जरिए हम उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, उसको हम बोलते हैं हार्मोनल सिस्टम। क्या बोलते हैं? हार्मोनल सिस्टम। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं एनिमल में नर्वस सिस्टम क्या होता है, और वो एनिमल्स में मतलब हम में सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल कैसे करता है। शुरू करें। नर्वस सिस्टम देखो, नर्वस सिस्टम क्या करता है, कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है बॉडीली मतलब बॉडी के एक्शंस को इन एनिमल्स। समझते हो ना? इसके अंदर क्या क्या आएगा, इसके अंदर आएगा हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नेटवर्क ऑफ नर्व। क्या है, एक छोटा सा मैं आपको ग्लिम्स दिखाता हूं, अभी रुक जाइए। हाँ, ये हमारी बॉडी है ना। आत्मा जा चुकी है, शरीर यहां पर लेटा है। अगर हम आउटर स्किन हटा दें और जो सारा फैट वैट हमारी बॉडी का जब हटा दिया जाएगा, सारी चीजें हटा दी गई हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या रखा हुआ है, नर्वस सिस्टम रखा गया है। तो ये हमारा क्या है, ये है ब्रेन, ये है आपका स्पाइनल कॉर्ड, और ये है आपका नेटवर्क ऑफ नर्व। ये क्या है आपका, नेटवर्क ऑफ नर्व। समझ में आया? हाँ, मतलब अगर आपका कोई यहां पर क्या करता है, ये आपके क्या है, लेग। हाँ, यहां पर क्या होगा, ऑफ कोर्स अगर ऊपर से लेटोगे तो यहां पे क्या आएगा, आपका पैर ही तो आएगा। अगर आपका कोई लेग को क्या करता है, टच करता है, तो जो आपको फील दे रहा है, आपको जो ब्रेन में पता लग रहा है कि हाँ मुझे कोई क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो वो क्यों हो पा रहा है, क्योंकि ये जो नर्वस सिस्टम है ये पूरी बॉडी में फैला हुआ है। और इसके कितने पार्ट हैं, इसके 3 पार्ट हैं। पहला क्या है, देखो फिर से, ये है ब्रेन, ये है स्पाइनल कॉर्ड। अभी बताता हूं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में और बात करेंगे। और जो इनसे बहुत सारी ये ब्रांचेस निकल रही हैं, इनको बोलोगे नेटवर्क ऑफ नर्व। गेटिंग और नॉट? ठीक है।
फिर से चलें नर्वस सिस्टम के पास। तो एक्चुअल में नर्वस सिस्टम क्या है, वो हमारी बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है विद द हेल्प ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नेटवर्क ऑफ नर्व। इसमें तीन चीजें हैं कुल मिला के, पहला है ब्रेन, दूसरा है, तीसरा है नेटवर्क ऑफ। अब ये जो पूरा नर्वस सिस्टम है, ये जो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नेटवर्क ऑफ नर्व, इसमें है क्या, इसमें ये किस चीज से बना है? तो इसमें जो टिश्यू भरा है, जो ये नेटवर्क ऑफ नर्व सेल हैं, ये एक स्पेशल नर्व सेल्स होती हैं जिनका नाम क्या है, आपने सुना होगा, उनका नाम है न्यूरॉन। और इन्हीं न्यूरॉन्स में आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स, इलेक्ट्रिक सिग्नल लिखा हुआ है ना, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल भी कह सकते हैं आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल मतलब क्यों बोल रहा हूं मैं, जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया कि आप लेटे हुए हैं और आपको कोई, अगर आपका जो पैर है उसमें कोई क्या करता है, टच कर लेता है आपको, तो आपको फील हो जाता है कि कोई टच कर रहा है, और वो बहुत तेज होता है। ऐसा नहीं हो रहा कि आपको कोई पैर छू रहा है और आपको थोड़ी देर पता लगता है, तुरंत इंस्टेंट, माइक्रो सेकेंड 10⁻⁻⁶ इतना तेज मैसेज ट्रेवल करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिकल सिग्नल बोलते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल इंपल्स भी बोल सकते हैं, या इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स भी बोलते हैं। ठीक है, समझाता हूं। इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स मतलब ये जो किसी ने आपको जो पैर के पास क्या किया, टच किया, और आपके ब्रेन तक जो मैसेज पहुंचा है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होगा, कन्वर्ट होगा, और साथ में केमिकल में भी कन्वर्ट होगा। मतलब दो फॉर्म में आपका ये जो मैसेज जा रहा है ये कन्वर्ट होगा। एक होता है इलेक्ट्रिक फॉर्म में और दूसरा होता है केमिकल फॉर्म में। ज्यादा समय इलेक्ट्रिक फॉर्म में रहता है क्योंकि मैसेज को बहुत जल्दी पहुंचाना होता है, और केमिकल फॉर्म में भी बीच में जाता है, मतलब इलेक्ट्रिक फिर केमिकल, फिर इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हुआ, फिर केमिकल, फिर इलेक्ट्रिक कन्वर्ट हुआ, फिर केमिकल, और इस तरह आपके ब्रेन तक पहुंचता है। समझ में आया? तो ये बात वही कह रहा है कि ये जो नर्वस सिस्टम है, इसमें क्या है, इसमें बस भरे हुए हैं न्यूरॉन। नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नेटवर्क ऑफ नर्व, इसमें क्या भरे हुए हैं, न्यूरॉन। न्यूरॉन बहुत छोटे हो सकते हैं और बहुत बड़े हो सकते हैं, 1-1 मीटर के भी हो सकते हैं और नैनोमीटर के भी हो सकते हैं। नैनो मतलब 10⁻⁹ मीटर। आपके ब्रेन में 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। समझ रहे हो आप कितने ज्यादा न्यूरॉन्स हैं आपके ब्रेन में, सिर्फ ब्रेन में। फिर स्पाइनल कॉर्ड अलग, स्पाइनल कॉर्ड समझते हो ना, पीछे पीछे, अभी सामने से दिखा रहा हूं, मतलब ये ब्रेन है, पीछे स्पाइनल कॉर्ड गई होगी, और फिर अगल बगल क्या गए सारे, नेटवर्क ऑफ नर्व, और उसमें क्या इंबेडेड है, न्यूरॉन इंबेडेड है। और यही जब कोई आपको टच करता है या फिर कोई प्रकार का भी मैसेज अगर आपको क्या करना है, ट्रांसफर करना है, तो ये मैसेज ट्रांसफर होगा। और मैसेज का जो सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है ये, या फिर कह लो इंपल्स ट्रांसफर हो रहा है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल के फॉर्म में होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फॉर्म में भी कन्वर्ट होगा और केमिकल फॉर्म में भी कन्वर्ट होगा। इलेक्ट्रिक केमिकल करके आपके ब्रेन तक पहुंचेगा। समझ में आया? ठीक है, तो वही बात यहां पर फिर है कि अवर बॉडीज हैव स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड रिसेप्टर। अब भाई आपका अगर कोई पैर छू रहा है रात में 12 बजे के बाद, तो आपको क्या लगता है, फील आता है ना। और जो रिसेप्टर्स हो सकते हैं वो कुछ भी हो सकता है, वो ईयर छू ले कोई आपका नोज टच कर ले, स्किन टच कर ले। समझ रहे हो आप? वहां से मैसेज क्या करेगा, रिसेप्टर होगा, और ये जो चेंज हुआ है इसको क्या बोलोगे, स्टिमुलस बोलोगे, है ना। मतलब आप लेटे हुए हैं, आपका किसी ने क्या किया, पैर को छू लिया, तो पहले तो जो पैर के सेल होंगे, वो जो स्किन होगा वो क्या होगा, वो रिसेप्ट करेगा, सिग्नल को लेगा और आपके ब्रेन तक देगा, और फिर ब्रेन आपको क्या करेगा, बदले में आप क्या करोगे, पैर को पीछे खींच लोगे। हाँ ऐसा होता है ना। अगर ब्रेन या फिर जो आपका नर्वस सिस्टम है अगर ये काम ना करे, तो आप क्या चाहोगे, आप अगर पैर हटाना भी चाहोगे तो पैर हटा नहीं पाओगे, है ना। नर्वस सिस्टम का काम करना बहुत जरूरी है। मैंने जो बोला था आपका नर्वस सिस्टम, उसमें 3 लोग हैं, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है और नेटवर्क ऑफ नर्व है। अगर हम ब्रेन से बोलें तो ब्रेन से बहुत सारी नर्व निकलती हैं, लगभग आई थिंक 12 पेयर ऑफ नर्व्स होती हैं जो ब्रेन से निकलती हैं, मतलब ब्रेन से भी। ये जाके आगे रुके समझाता हूँ, यहां मैंने बनाया नहीं था।
ये जो आपका खोपड़ा दिख रहा है, इसके अंदर एक सॉफ्ट टिश्यू है जिसको हम ब्रेन बोल रहे हैं। ब्रेन से भी बहुत सारी क्या होती हैं, ऐसे करके नर्व्स निकली होती हैं, बॉडी के बाहर नहीं जाएंगी, यहीं 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 अंदर आ रही है, मतलब ये सारी अंदर आ जाएंगी ऐसे करके। इनको आपने क्या बोला है, इनको बोला है क्रैनियल नर्व। क्रैनियल मतलब क्रैनियल रिलेटेड टू व्हाट, ब्रेन, या फिर स्कल। स्कल जानते हो ना, ये जो हड्डियों का ढांचा ऊपर है, तो ये पूरा क्या है, पूरा स्कल है। और ये जो ऊपर का पार्ट है इसको हमने बोला है क्रैनियम। क्या बोला है, ये टकला, इसको क्या बोला है, क्रैनियम। तो ये जो ब्रेन का क्रैनियल, ये जो क्रैनियम वाला पार्ट है, ये जो पूरा ब्रेन का पार्ट है इतना ऊपर वाला, वहां से बहुत सारी क्या होंगी, नर्व्स बाहर आती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्रैनियल नर्व। और इनका जो नंबर होता है वो होता है 12। फिर ये जो स्पाइनल है, ये वाली स्पाइनल कॉर्ड जो ब्रेन के नीचे से गई हुई है बैकबोन के अंदर अंदर, मतलब ऊपर आपकी क्या होगी, बैकबोन होगी, है ना। जो ऊपर आप देख रहे हो ये जो हार्ड जैसा स्ट्रक्चर है जिसको आप बैकबोन बोलते हो, उसके नीचे क्या जा रहा है, यही स्पाइनल कॉर्ड जा रही है। और उससे भी बहुत सारे क्या निकलेंगे, नेटवर्क ऑफ नर्व निकलेंगी, और ये होती हैं 31 पेयर। मतलब ये सारे 1 2 ऐसे करके जब आप गिनोगे तो क्या होंगे, वो 31 पेयर होंगे। समझ में आया, ठीक है, फिर से चलें। तो नर्वस सिस्टम एक तरफ ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है और नेटवर्क ऑफ नर्व है। स्पाइनल कॉर्ड में क्या होगा, 31 पेयर ऑफ नर्व्स होंगी। फिर हम नेटवर्क ऑफ नर्व की बात करेंगे तो वो तो फिर नर्व है ना, ये वाला हो या फिर ये वाला हो, चाहे वो क्रैनियल नर्व हो जो कि क्या निकलती हैं, ब्रेन से। क्रैनियल नर्व कहाँ से निकलती हैं, ब्रेन से। या फिर स्पाइनल नर्व होंगी जो कहाँ से निकलेंगी, स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगी। स्पाइनल नर्व कितनी होती हैं, 31 होती हैं। क्रैनियल नर्व कितनी होती हैं, 12 होती हैं। और इन सारी नर्व को ही क्या कहते हैं, नेटवर्क ऑफ नर्व या फिर बंडल ऑफ नर्व्स। समझ में आया, ठीक है। अब आपकी बॉडी में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, अगर उनको हम समझें तो एक्टिविटी को परफॉर्म करने वाला कौन है, एक तो ब्रेन है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं, और नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नेटवर्क ऑफ नर्व। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और बाकी वाला जो हिस्सा है उसको बोलोगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मतलब मान लो अगर ये आपकी बॉडी है, तो बॉडी में जो सेंटर पोर्शन पे है वहां पर कौन बैठा है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और बाकी जो ये आउटर वाला पोर्शन है यहां कौन है, यहां बैठा है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस। और ये क्या है सेंट्रल में, सीएनएस। ठीक है, इसको अगले फिगर से समझते हैं। ये जो नर्वस सिस्टम है जिसके अंदर हमने 3 चीजों को जाना था, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नेटवर्क ऑफ नर्व। उसमें आप देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 चीजें आती हैं, एक होता है ब्रेन और एक होता ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये देखो ब्रेन है और उसके नीचे ये क्या गया है, स्पाइनल कॉर्ड गई है। ये बैकबोन नहीं है, बैकबोन के नीचे से जा रही है ये क्या, स्पाइनल कॉर्ड, है ना। वही एक्चुअल में सारी एक्टिविटी आपकी परफॉर्म करती है। आप कितना, आप जब मैं जब लिख पा रहा हूं तो कौन कंट्रोल कर रहा है, ये स्पाइनल, ये जो ब्रेन जो ब्रेन है, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में आ रहा है इंपल्स, और इंपल्स फिर मेरे हाथों में आ रहा है और फिर मैं उसको लिख पा रहा हूं। समझ में आया। इसके ऊपर क्या है, हमारी बैकबोन है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं ना, वर्टिब्राई भी कहते हैं। और फिर एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें पेरिफेरी का मतलब होता है क्या, आउटर साइड। तो आउटर साइड क्या है, ब्रेन से बहुत सारी क्या निकलेंगी, क्रैनियल नर्व्स। और स्पाइनल कॉर्ड ये जो आपका है, यहां पर स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड से क्या निकलेंगी,
स्पाइनल नर्व्स, तो यहां पर क्या आएंगी, क्रैनियल प्लस स्पाइनल नर्व्स। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कोई पूछे तो क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, तो उसमें बोलोगे क्रैनियल और स्पाइनल नर्व्स। क्रैनियल नर्व्स कितनी होती हैं, 12, स्पाइनल नर्व कितनी होती हैं, 31। गेटिंग और नॉट। और इन दोनों को जब आप क्या करोगे, मिला लोगे तो क्या बोलोगे, ये आपका कंप्लीट नर्वस सिस्टम हो जाएगा ह्यूमन बीइंग का। समझ में आया। अच्छा, जब हमने नर्वस सिस्टम पढ़ लिया तो हमने ये भी जाना कि जो ये नर्वस सिस्टम है इसमें एक टिश्यू है, एक सेल है जो भरा हुआ है। इस ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और ये जो नेटवर्क ऑफ नर्व है, इसमें क्या भरा हुआ है, तो इसमें आपके न्यूरॉन्स भरे हुए हैं, और एक्चुअल में वही बेसिक फंक्शनल यूनिट है किसकी, नर्वस सिस्टम की। समझ में आया। तो न्यूरॉन की तरफ बढ़ते हैं। न्यूरॉन क्या है, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, मतलब ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और जो नेटवर्क ऑफ नर्व है उसमें क्या भरा हुआ है। स्ट्रक्चरल मतलब उसमें क्या भरा हुआ है, तो कहोगे न्यूरॉन, और वही भरा हुआ है और वही एक्चुअल में क्या करता है, फंक्शन करता है। ये एक न्यूरॉन का फिगर दिया हुआ है आपकी बॉडी में। न्यूरॉन का फिगर अगर आप ध्यान से देखोगे तो न्यूरॉन दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक होता है न्यूरॉन, टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है माइलिनेटेड नर्व फाइबर या फिर न्यूरॉन कह लो, और दूसरा होगा नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन या फिर नर्व फाइबर। पहले इन दोनों को समझो। मान लो अगर ये एक न्यूरॉन का फिगर है, तो इसमें ये ऊपर वाला आ गया है, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हमने बोला है माइलिन शीथ। क्या बोला है, माइलिन शीथ। और ऐसे न्यूरॉन्स को बोलते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन। क्या बोलोगे, माइलिनेटेड न्यूरॉन, है ना। हटा देता हूं, माइलिनेटेड नर्व फाइबर भी कहते हैं, ठीक है। और अगर ये एब्सेंट होगा, जैसे कि देखो यहां पे ये नहीं है ना ऊपर, अरे यार इसमें तो क्या है, चलो छोड़ो, दैट्स ओके, कोई बात नहीं, उसमें फिगर भी उन्होंने वही ले लिया, ठीक है। तो ये जब ऊपर ना हो, मतलब ये जो एक्सॉन वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है बीच वाला, इसमें सिर्फ ये एक्सॉन बना हो, ये नहीं होगा, ये ऊपर वाला हिस्सा नहीं होगा, तो उसको क्या बोलोगे आप, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। इतना फर्क है बस, ठीक है। इसमें क्या डिफरेंस है ये भी मैं अभी बता देता हूं। अब बात करते हैं न्यूरॉन की। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में टिपिकल क्या क्या है हमारे पास, तो पहले तो है हमारे पास, जब स्ट्रक्चर की शुरुआत होती है तो पहले आते हैं क्या, डेंड्राइट, ये वाले स्ट्रक्चर, ये याद रखना, 1 नंबर लिख रहा हूं यहां पर मैं, जरूरी है ना। फिर आती है आपकी ये जो बीच में, इसको बोलते हो क्या आप, सेल बॉडी, और अगर सेल है तो उसमें अपना न्यूक्लियस होगा, एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है उसमें। फिर जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला, ये लंबा वाला, इसको आप क्या बोलोगे, एक्सॉन। और फिर आखिरी में जाके ये जहां पर आपकी क्या हो जाएगी, न्यूरॉन या फिर नर्व क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी, उसको बोलोगे नर्व एंडिंग या फिर एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल। तो पहले नंबर पे क्या आया, डेंड्राइट आया, दूसरे नंबर पे क्या आया, सेल बॉडी आई, तीसरे नंबर पे क्या आया, एक्सॉन आया, और चौथे नंबर पे क्या आया, एक्सॉन टर्मिनल आया। ये वाला हिस्सा बात कर रहा हूं मैं, समझ में आया। 4 हिस्से हैं। और न्यूरॉन दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो माइलिनेटेड या तो नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड में मतलब ये माइलिन शीथ होगी ऊपर, ये वाली, अलग कलर ले लेता हूं, ये वाली ऊपर होगी शीथ, और जो नॉन माइलिनेटेड है वहां पर शीथ
नहीं होगी। समझ में आया? ये शीट किसकी बनी होती है? फैटी टिश्यू होगा, मतलब फैट की बनी होती है मेनली, ठीक है। लिपिड भी कह सकते हो ना, लिपिड की बनी होगी। और ये जो माइलिनेटेड न्यूरॉन है, इसमें जब माइलिन शीथ प्रेजेंट होगी तो इसमें जो इंपल्स ट्रेवल करेगा, मतलब वो जो इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रेवल करेगा, समझ में आया, वो बहुत फास्ट होगा। और जो नॉन माइलिनेटेड होंगे उनमें फास्ट नहीं होगा, क्योंकि माइलिन शीथ एब्सेंट है। समझ में आया? माइलिन शीथ एब्सेंट है तो वहां पर क्या होगा, एज कंपेयर टू माइलिनेटेड न्यूरॉन, इनमें जो पेस होगा, जो इलेक्ट्रिक इंपल्स की रफ्तार होगी, वो क्या होगी, धीरे होगी। कहां पाए जाते हैं ये? आपका पाया जाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। कहां पाया जाएगा? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मतलब नर्वस सिस्टम का वो वाला पार्ट जो ऑटोनॉमिक चलता है। ऑटोनॉमिक मतलब आपका जो हार्ट है, आपकी जो किडनी है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, पैंक्रियाज है, यहां पे भी तो जाके न्यूरॉन क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे भी तो एक्टिविटी हो रही है ना। एक्टिविटी मैंने बताया था आपको, इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी दोनों हो रही हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये आउटसाइड द बॉडी है। अंदर डाइजेशन चल रहा है, एक्सक्रेशन चल रहा है, वो क्या होगा, इनसाइड द बॉडी होगा। सो मैं अगर पढ़ा रहा हूं तो ये ऑटोनॉमिक नहीं है, क्योंकि अपने आप नहीं हो रहा है ये। मैं जब चाहूंगा तो बोलूंगा, नहीं चाहूंगा नहीं बोलूंगा। ऑटोनॉमिक मतलब वहां पे मेरी विल नहीं चलती, वो होगा ही होगा। समझ में आया? तो जहां जहां भी ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वहां पर माइलिनेटेड न्यूरॉन चल रहा है, वहां पर मैसेज इतना तेज पहुंचाना जरूरी नहीं है। लेकिन यहां पर जहां पर माइलिनेटेड न्यूरॉन है, जैसे कि आपका क्या बोला मैंने, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वो जो स्पाइनल नर्व, वो क्रैनियल नर्व सब जा रही है ना पेरीफेरी की तरफ, उधर। समझ में आया? जरूरी है ना। आपको कोई अगर आपको हीट फील हो रही है या फिर कोल्ड फील हो रहा है तो तुरंत पहुंचना जरूरी है आपके ब्रेन तक सिग्नल, तभी तो आप अपनी बॉडी को क्या कर पाओगे, सेफ कर पाओगे। समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है, एक बार फिर से ले लेते हैं। तो सबसे पहला क्या आया, आपने डेंड्राइट पढ़ा था यहां पर, इसका पार्ट। फिर दूसरा सेल बॉडी, या उसी को क्या बोला हमने, सोमा बोला। क्या बोला? सोमा। सोमा भी कह देते हैं, ठीक है, दो सोमा भी उसी का नाम है। फिर ये माइलिनेटेड है, समझ रहे हो? और ये जो माइलिनेटेड एक्सॉन है, ये जो माइलिन शीथ है, इसको बनाता कौन है, शॉन सेल्स बनाते हैं, ये वाले सेल शॉन सेल्स, ठीक है। और अगर ये शॉन सेल्स जब ये माइलिनेटेड शीथ ना बना पाए तो क्या होगा, फिर डायग्राम कुछ ऐसा होगा। फिर क्या होगा, फिर यहां पर कोई भी ऐसे करके क्या होगा, माइलिन शीथ नहीं होगी। तो शॉन सेल्स ही एक्चुअल क्या करते हैं, माइलिन शीथ बनाते हैं। ये जो एक्सॉन है, ये वाला पूरा पूरा हिस्सा क्या है, एक्सॉन का। और इस एक्सॉन में जो सेल माइलिन शीथ बनाते हैं उनको क्या बोलोगे, शॉन सेल्स बोलोगे, ठीक है। और ये तीसरा हिस्सा क्या है, इसको अगर हटा दो यहां से तो तीसरा हिस्सा क्या होगा, आपका एक्सॉन होगा। और चौथा हिस्सा क्या होगा, एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। और ये जो छोटा सा है इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे सिनेप्टिक, सिनेप्टिक नॉब। अच्छे से लिख देता हूं स्पेलिंग, सिनेप्टिक या फिर साइनेप्टिक नॉब, KNOB, ठीक है। नॉब मतलब बल्ब जैसा कुछ। समझ में आया? ये जो शॉन सेल्स हैं, जब ये माइलिन शीथ बनाएंगे तो देखो बीच बीच में यहां क्या आएगा, यहां पर क्या आ रहा है, गैप आ रहा है। इस गैप को क्या बोलोगे, इस गैप को बोलोगे नोट्स ऑफ, स्लिप हो रहा है एक्चुअल, नोट्स ऑफ रैनवियर। क्या बोलोगे, नोट्स ऑफ रैनवियर। ये क्या है, गैप बिटवीन द
माइलिन शीथ, ये जो पूरी शीथ जा रही है ना, इसमें जो बीच बीच में क्या है, गैप है, क्योंकि यहां तो गैप नहीं है ना भाई, यहां तो गैप नहीं है। ये कैसा है, ये आपकी है नॉन माइलिन शीथ, और इसमें यहां पर ना माइलिन शीथ है ना नोट्स ऑफ रणवीयर है। शॉन सेल्स हैं पर वो क्या कर रहे हैं, माइलिन शीथ नहीं बना रहे हैं। ठीक है, माइलिन शीथ होगा क्या, मैसेज बहुत तेज ट्रांसफर होगा। समझ में आया? ठीक है, ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड मैसेज चलता है, उसी को हमने क्या बोला है, इंपल्स बोला है, या फिर एक्शन पोटेंशियल भी बोला है। चलो हटा दो, इंपल्स बोला है। ठीक है, इंपल्स बोल दूं, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल बोल दूं, एक ही बात है। यही दोनों वर्ड हम लोग यूज करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल और इंपल्स। जो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल जा रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा, फिर केमिकल फॉर्म में होगा, फिर इलेक्ट्रिक फॉर्म में होगा, फिर केमिकल फॉर्म में होगा। इस तरह आपके पैर से सिग्नल पहुंचेगा कहां तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक। समझ में आया? ठीक है, मोटा मोटा हमने क्या पढ़ा, पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन में डेंड्राइट्स, सेल बॉडी और एक्सॉन, और लास्ट में क्या पढ़ा था, एक्सॉन, टर्मिनल या फिर सिनेप्टिक नॉब, साइनेप्टिक नॉब। गेटिंग और नॉट? अब देखो एक्चुअल में मैसेज कैसे ट्रांसफर होता है। मतलब अगर आपको कोई क्या कर रहा है, टच कर रहा है, या फिर मान लो आप खाना बना रहे थे, खाना बनाते हुए आपको क्या हुआ, आपको फील हुआ कि आपके हाथ में क्या लग रही है, गरम गरम कुछ लग रहा है, तो आप क्या करोगे, हाथ को पीछे करोगे। तो एक्चुअल में हुआ क्या समझना, ये जो न्यूरॉन्स हैं इनमें मैसेज कैरी किया गया, इसमें ये जो इंपल्स है ये कैरी किया गया और ब्रेन तक पहुंचाया गया। तो ये ब्रेन तक पहुंचाया कैसे जा रहा है, क्योंकि तभी तो हाथ खींचोगे। हाँ ऐसा होता है, अगर ब्रेन तक मैसेज ना पहुंचे, इसका मतलब सारी एक्टिविटी परफॉर्म कौन कर रहा है, ब्रेन। मैंने आपको बोला था ह्यूमन बॉडी में अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें, इनफैक्ट अगर आप एंडोक्राइन सिस्टम की भी बात करेंगे, ह्यूमन बॉडी में सारा जो कंट्रोल है वो देखता कौन है, ब्रेन देखता है। तो न्यूरॉन में सबसे पहले जो मैसेज को कैरी करता है वो होते हैं आपके कौन, डेंड्राइट्स, ये वाले डेंड्राइट्स। फिर डेंड्राइट से मैसेज आता है कहां पर, ये क्या था आपका, सोमा या फिर साइटोन या फिर सेल बॉडी, है ना, सारे वर्ड रख लो कोई दिक्कत नहीं है। यहां से मैसेज क्या करेगा, इधर जाएगा एक्सॉन की तरफ, एक्सॉन की तरफ। इसीलिए मैंने कहा था आपको याद करना पड़ेगा। पहले नंबर मैंने क्या बोला था, डेंड्राइट्स, दूसरे नंबर मैंने क्या बोला था, सोमा। मैसेज क्या कर रहा है, इंपल्स क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। तीसरे नंबर पे क्या होगा, एक्सॉन, ये जो लंबा वाला स्ट्रक्चर है न्यूरॉन में। और आखिरी में क्या आएगा, एक्सॉन, टर्मिनल, और उसमें भी क्या आएगा, ये साइनेप्टिक नॉब, साइनेप्टिक नॉब। फिर यहां से क्या होगा, यहां से फिर वो किसी दूसरे न्यूरॉन में, सेकंड न्यूरॉन में क्या हो जाएगा, मैसेज चला जाएगा। सेकंड न्यूरॉन में फिर कहां से चालू होगा, फिर चालू होगा कहां से, नंबर 1 डेंड्राइट, फिर नंबर 2 सेल बॉडी, फिर नंबर 3 एक्सॉन, फिर एक्सॉन, टर्मिनल, और जहां पे क्या होंगे, साइनेप्टिक नॉब। इस तरह करके न्यूरॉन बाय न्यूरॉन बाय न्यूरॉन बाय न्यूरॉन। और ये सारे न्यूरॉन्स के साइज और शेप मैटर करते हैं। किसी में एक्सॉन क्या होगा, ये जो लॉन्ग वाला पार्ट है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, किसी में बहुत बड़ा हो सकता है, किसी में बहुत छोटा हो सकता है, ये वेरी करेगा। यही बातें यहां पे लिखी गई हैं कि डेंड्राइट क्या करता है, इट एक्वायर्स इंफॉर्मेशन। सेल बॉडी क्या करती है, इंफॉर्मेशन को एक्वायर्ड करती है बाय ट्रेवल एज एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स।
इलेक्ट्रिकल इंपल्स अभी समझाता हूं। इलेक्ट्रिकल इंपल्स पहली बात तो समझो कि जरूरी है। इलेक्ट्रिसिटी की रफ्तार से मैसेज चलता है। इलेक्ट्रिसिटी की रफ्तार मतलब नहीं कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड नहीं बोल रहा हूं, पर उसके जैसा ही। जहां तक मुझे याद आ रहा है, जो न्यूरॉन्स होते हैं, माइलिन ले लो या फिर नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन ले लो, माइलिन में ज्यादा तेज चलता है, इसकी रेंज होती है लगभग 0.2 मीटर पर सेकंड से 120 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में इतनी तेज क्या करता है ये, ट्रेवल करता है। क्या आपका न्यूरॉन में जो आपके सिग्नल है, और इसीलिए हमें क्या बोलना चाहता है, हम बोलना ये चाहते हैं कि ये जो सिग्नल ट्रेवल कर रहे हैं ये इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जैसा फास्ट ट्रेवल कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, फिर केमिकल फॉर्म में, फिर इलेक्ट्रिक फॉर्म में, फिर केमिकल फॉर्म में, फिर इलेक्ट्रिक फॉर्म में, फिर केमिकल फॉर्म में। ठीक है, ठीक है। ये सेकंड नहीं, सॉरी सॉरी, ये सेकंड नहीं होगा, ये माइक्रो सेकंड होगा। अरे यार, सेकंड में तो खेला खत्म हो जाएगा। माइक्रो सेकंड 10⁻⁻⁶। ठीक है, समझ में आया। सबसे पहले क्या करेंगे, डेंड्राइट कैरी करेंगे मैसेज को, सेल बॉडी को देंगे, सेल बॉडी एक्सॉन को देगी, एक्सॉन साइनेप्टिक नॉब को देगा, फिर अगला न्यूरॉन आएगा, वहां पे फिर डेंड्राइट कैरी करेंगे, फिर सेल बॉडी आएगा, फिर एक्सॉन आएगा और फिर साइनेप्टिक नॉब आएगा। समझ में आया। एक्सॉन क्या होता है, ये लॉन्गेस्ट फाइबर होता है सेल बॉडी का। मैंने फिर से बोला, ये एक्सॉन क्या है, लॉन्गेस्ट फाइबर है। इट ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल इंपल्स फ्रॉम सेल बॉडी टू डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। भाई एक्सॉन टर्मिनल पहुंचेगा और दूसरे डेंड्राइट को दे देगा, फिर तीसरा न्यूरॉन, चौथा न्यूरॉन, इस तरह करके आपके ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज पहुंचेगा। फिर ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड वहां से भी क्या करेगा, फिर ऐसे ही मैसेज भेजेगा, और फिर क्या करोगे आप, अपना हाथ पैर जो क्या करोगे, पीछे करोगे। समझ में आया। अब इसको समझो कि ये जो मैं एक्टिविटी बोल रहा हूं, या फिर मैं जो ये सिग्नल बोल रहा हूं, या फिर मैं क्या बोल रहा हूं, इसके लिए इंपल्स बोल रहा हूं, इसको मैं बोलता हूं इलेक्ट्रो केमिकल इंपल्स। ठीक है, इसको मैं इलेक्ट्रोकेमिकल क्यों बोल रहा हूं, मतलब वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में और केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इलेक्ट्रिक फॉर्म में जब मैं कन्वर्ट होने की बात करता हूं, थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो मैं समझाऊंगा आपको कि हम क्यों इसको इलेक्ट्रिक मैसेज बोल रहे हैं, ये क्यों बोल रहे हैं, इंपल्स इलेक्ट्रिक वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं इसके लिए। फिर बताता हूं केमिकल क्यों यूज कर रहे हैं, फिर इंपल्स तो समझते ही हो। इलेक्ट्रिक वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं बेटा, क्योंकि यहां पर होता है मूवमेंट ऑफ आयंस। आयन समझते हो ना, Na+, K+, ये सब आयंस, इनके मूवमेंट से मैं, और जब भी कभी आयंस मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट दौड़ती है कि नहीं दौड़ती, उसी को तो इलेक्ट्रिक करंट बोलोगे। मैंने आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ाया है कि इलेक्ट्रिक करंट तभी आप कहोगे कि है जब आपका मूवमेंट हो, या तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हो या तो आयंस मूव कर रहे हो। यहां पर क्या है, यहां पे आयंस है। आयंस कहां पर होते हैं, इसी न्यूरॉन में आयंस होते हैं, मेनली एक्सॉन वाले पार्ट में आयंस होते हैं। वो आयंस न्यूरॉन से बाहर जाते हैं और न्यूरॉन के अंदर आते हैं, तो एक पोटेंशियल क्या करता है, जनरेट होता है। पोटेंशियल मतलब समझते हो ना, करंट को बहने के लिए क्या चाहिए, पोटेंशियल। और वो जो एक्सॉन है उसी में पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। एक तरफ ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाता होगा, तो उसके कंपैरिजन में दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज, ये जो डिफरेंस क्रिएट हो गया, इसी में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिक इंपल्स ये क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। समझ में आया। अब बात करते हैं केमिकल की। जब भी कभी आपका जो ये न्यूरॉन है, समझो इसको,
इस न्यूरॉन में जब यहां से क्या किया था, मैसेज आया था, देखो इधर समझो, यहां से मैसेज आया था, ये इंपल्स बोलो इसके लिए, और इसके अंदर यहां तक पहुंचा, साइनेप्टिक नॉब तक पहुंचा। अब यहां से जब ये दूसरे न्यूरॉन की तरफ जाएगा, सेकंड न्यूरॉन, और सेकंड न्यूरॉन भी बना लेता हूं मैं, डायग्राम बहुत गंदा बनाता हूं मैं। तो ये, एक मिनट रुकना, ये जो मैसेज आएगा यहां से क्या करेगा, डेंड्राइट से इसके आएगा, फिर ये मैसेज यहां आएगा, फिर ये ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे ट्रांसफर होगा, फिर यहां साइनेप्टिक नॉब तक पहुंचेगा। तो एक्चुअल में जो यहां पर ये जो गैप है इसको बोलते हैं साइनैप्स। क्या बोलते हैं, साइनैप्स, या फिर इसके लिए वर्ड यूज करते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। आप साइनैप्स याद रख लो, साइनैप्स सही सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है। 10th क्लास में ये दोनों वर्ड के अलावा और कोई वर्ड यूज नहीं किया गया, तो साइनैप्स की जगह अगर कोई सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स लिखा है तो यही मतलब है। यहां तक तो इलेक्ट्रिक सिग्नल तक था, इस पूरे में इलेक्ट्रिक सिग्नल तक था, यहां से चालू हुआ है आपका मैसेज, यहां से, और यहां तक क्या हुआ है, पूरा इलेक्ट्रिक सिग्नल, ये पूरा जो दायरा हुआ है इसका, यहां पर क्या किया उसने, इलेक्ट्रिक सिग्नल, इलेक्ट्रिक इंपल्स की फॉर्म में क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। लेकिन जब ये जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाएगा, उसको केमिकल के फॉर्म में चेंज होना पड़ता है, इस इंपल्स को केमिकल के फॉर्म में चेंज होना पड़ता है, और वहां पर आपको क्या लगते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स लगते हैं। क्या लगते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स लगते हैं। ये क्या होते हैं, ये केमिकल होते हैं। आपने सुना होगा, कभी आपने सुना डोपामिन का नाम सुना है, सेरोटोनिन का नाम सुना है, चलो ये सब छोड़ दो, एसिटाइल कोलिन आपके एग्जाम्पल में है, एसिटाइल कोलाइन आपके एग्जाम्पल में है। मतलब इलेक्ट्रिक फॉर्म में यहां तक आएगा, साइनेप्टिक नॉब तक, और वहां पर आकर क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल कन्वर्ट हो जाएगा केमिकल फॉर्म में, मतलब न्यूरोट्रांसमीटर में, न्यूरोट्रांसमीटर्स ये सब हैं, और फिर इसी फॉर्म में, केमिकल फॉर्म में ही यहां तक आएगा। कहां तक आएगा, दूसरे डेंड्राइट तक आएगा, यहां तक आएगा, यहां तक, यहां तक, ये जो यहां से चला था यहां तक आएगा, और ये पूरा फॉर्म क्या होगा इसका, ये पूरा फॉर्म होगा न्यूरोट्रांसमीटर। यहां मैं लिख दे रहा हूं, इनको जरा इसको हटा के न्यूरोट्रांसमीटर लिखता हूं। केमिकल के फॉर्म में, क्योंकि ये केमिकल ही तो है, ये सारे क्या हैं, ये सारे कंपाउंड है, और कंपाउंड है तो क्या है, वो केमिकल है। और फिर यहां आके फिर क्या होगा, फिर केमिकल सिग्नल कन्वर्ट किया जाएगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहां तक आएगा। यहां पर फिर क्या होगा, यहां पर फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल, मतलब ईएस, इलेक्ट्रिकल इंपल्स कन्वर्ट किया जाएगा फिर से सीआई, केमिकल इंपल्स में, ठीक है, फिर इस तरह कन्वर्ट होता रहेगा। इसीलिए इसको मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स। गेटिंग और नॉट गेटिंग, गेटिंग, आगे बढ़े, इसी को यहां एक्सप्लेन किया गया है। पुराना वाला ले लेते हैं अपना, डेंड्राइट से क्या होगा, मैसेज ट्रांसफर होगा, फिर सेल बॉडी पहुंचेगा, फिर एक्सॉन में आएगा, और फाइनली यहां पर चौथा, और फिर देखो क्या करेगा डेंड्राइट, ये देखो ये क्या है, ये क्या है, न्यूरॉन नंबर 2, और ये क्या है, न्यूरॉन नंबर 1। को चेंज कर ले यार पहले, ये न्यूरॉन नंबर 1 और ये क्या है, न्यूरॉन नंबर 2, ठीक है। फिर यहां पर क्या होगा, यहां पे फिर जो डेंड्राइट्स होंगे एक, फिर ये क्या होगा, बॉडी होगी 2, यहां से मैसेज यहां आएगा, फिर 3 एक्सॉन जाएगा, फिर 4 जाएगा, इस तरह चलता चला जाएगा। समझ में आया, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या दिखाया गया है, ये देखो, ये दिखाया गया है आपको वही साइनैप्स, जिसके लिए हमने क्या वर्ड यूज किया था, सिनेप्टो
निमल कॉम्प्लेक्स। और यहां पर एक्चुअल में क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रिक इंपल्स था उसको कन्वर्ट किया जाता है केमिकल इंपल्स में। गेटिंग और नॉट? और जब ये कन्वर्ट होता है तो बहुत सारे क्या लगते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स लगते हैं। वही केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स आर द केमिकल्स। और न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सेरोटोनिन, डोपामिन, एंडोर्फिन्स, एसिटाइलकोलिन, गाबा, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, उसी फॉर्म में वो इस पूरे साइनैप्स को या सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स को क्या करेगा, क्रॉस करेगा और दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचेगा। समझ में आया? यहां से यहां जब ये जाएगा तो न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्म में जाएगा। और वो है क्या न्यूरोट्रांसमीटर? यही क्या है एक्चुअल में, ये है केमिकल्स। और फिर इलेक्ट्रिक इंपल्स में आ जाएगा, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पहुंचेगा, फिर इलेक्ट्रिक इंपल्स में आ जाएगा। इस तरह चीजें चलती रहेंगी। समझ में आया? चलो आप पढ़ लेते हैं। न्यूरॉन में कैसे चलता है, मतलब इंपल्स कैसे चलता है। द इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर इज एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द dendritic tip of a nerve cell as a chemical reaction that creates an electrical impulse. This impulse travel from the dendrite to the cell body and that at the end of the axon। है ना, पूरी 4 बार बात बता चुका हूं आपको, वही सारी बातें यहाँ लिखी गई हैं। Chemicals are released at the end of the axon by the effect of electrical impulse। axon टर्मिनल की बात कर रहा है, साइनेप्टिक नॉब की बात कर रहा है। These chemical cross the gap synapse जिसे हमने बोला। और ये किस फॉर्म में करेगा, केमिकल फॉर्म में करेगा, जिसको हमने न्यूरोट्रांसमीटर्स बोला है। एंड स्टार्ट सिमिलर इलेक्ट्रिकल इंपल्स इन द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। इस तरह करता करता वो क्या करेगा, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचेगा, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचेगा, वहां से फिर ऐसे ही आएगा। और फिर आप क्या करोगे, जो भी आपका ऑर्गन होगा, इंटरनल ऑर्गन है या फिर समझ रहे हो हाथ पैर जो भी है, आप क्या करोगे, उसमें रिस्पॉन्स दे पाओगे। ठीक है, साइनैप्स के बारे में जान लो। इट इज द गैप बिटवीन द nerve ending of one neuron and dendrite of other neuron। I told you here electrical signal is converted into chemical signal and that chemical signal is none other than but the neurotransmitters, है ना। न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्म में ही वो सिग्नल होगा। समझ में आया? अब देखो, ये जो आपका न्यूरॉन था, इसमें जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, साइनेप्टिक नॉब वाला हिस्सा, इसी को यहां पे बनाया गया है। और इसके अंदर देखो क्या है, पहली बात तो माइटोकॉन्ड्रिया हैं बहुत सारे। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी होते हैं। एटीपी जरूरी है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंपल्स को क्या करना है, केमिकल इंपल्स में कन्वर्ट करना है। यहां बहुत सारे साइनेप्टिक नॉब में साइनेप्टिक वेसाइकल्स होते हैं, जो कि क्या लिए होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स लिए होते हैं। ये क्या है आपके, न्यूरोट्रांसमीटर्स। और यही एक्चुअल में क्या कर लेते हैं, आपके इलेक्ट्रिकल इंपल्स को अपने अंदर ले लेते हैं। और फिर ये देखो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होगा, यहाँ पे छूट गए। ये देखो यहाँ पर, यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर क्या होगा, ये देखो छूट गए। और छूट के फिर क्या हो गए, दूसरे, ये क्या है, सेकंड न्यूरॉन का क्या है, ये डेंड्राइट वाला पोर्शन है, वहां से क्या कर लिया जाएगा, कैरी कर लिया जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन समझ लो, वही वाली बात है, सिंपल सी। ये क्या होगा, ये वो जंक्शन है जो न्यूरॉन और मसल्स के बीच में है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज द स्पेशलाइज्ड साइनैप्स बिटवीन अ न्यूरॉन एंड मसल। साइनैप्स समझते हो ना, वो जंक्शन है बिटवीन द न्यूरॉन एंड मसल्स विच काजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। भाई जब आपको मैसेज मिलेगा तभी तो आप क्या करोगे, अपने जो मसल्स हैं, चाहे हाथ हो पैर हो, उसको क्या करोगे, रिस्पॉन्स दे पाओगे ना, उसको आगे पीछे कर पाओगे। इसमें भी क्या होगा, वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या होता है, वही वाली बात है पूरी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट किया जाएगा केमिकल सिग्नल में। और केमिकल सिग्नल क्या करेंगे, केमिकल सिग्नल फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होंगे और आपके मसल फाइबर्स में फाइनली जाकर इसी तरह केमिकल इलेक्ट्रिकल न्यूरॉन पे, न्यूरॉन के बाद न्यूरॉन, न्यूरॉन के बाद न्यूरॉन, आपका पहुंचेगा एक जगह जहां पर न्यूरॉन और मसल्स आ चुकी हैं।
न्यूरॉन और मसल्स आ चुकी हैं, और ये जो न्यूरॉन और मसल्स आ गई हैं तो इसी के बीच का जो जंक्शन है इसको क्या बोलोगे आप, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और यहां पर आकर फिर जब न्यूरॉन से मसल्स में आपका वो इंपल्स जाएगा, आपका वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल जाएगा वो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक, आप उसको क्या कह सकते हो, करंट कह सकते हो, हाँ बिल्कुल करंट कह सकते हो, आयंस का मूवमेंट है ना, इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में जाएगा और आप क्या कर लोगे, हाथ को पीछे कर लोगे, वही बात यहां समझाई जा रही है। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एक एनसीईआरटी में वर्ड लिखा था इसलिए इसको लेना पड़ता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम, अब मैंने उसको पूरा जो मैंने आपको बताया उसको थोड़ा सा एक शॉर्ट समरी दे देता हूं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में टूटता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपके वही सारी जो क्या निकलती है, नेटवर्क ऑफ नर्व निकलती हैं, वो आती हैं। नेटवर्क ऑफ नर्व का फिर से हम देख लेते हैं, ये सारी, एक बार दूसरा कलर लेते हैं फिर समझते हैं। ये जो सारा ये सारी जो क्या है, नेटवर्क ऑफ नर्व है जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है। स्पाइनल कॉर्ड ये है ना, बैकबोन के अंदर अंदर गया हुआ है, और ये क्या है, ये आपका ब्रेन है, और ब्रेन से, ब्रेन का जो ऊपर वाला ये जो स्कल वाला पार्ट है, इसके अंदर क्रैनियम बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्कल के पार्ट को क्या बोलते हैं, क्रैनियम, ये वाले पोर्शन को। तो उससे जो नर्व निकल रहे हैं इसको क्या बोलोगे, क्रैनियल नर्व। तो ये जो क्रैनियल नर्व और स्पाइनल नर्व हैं, इनको हमें थोड़ा समझना होगा, इनको हमने फर्दर क्लासिफाई किया है। इसमें एक्चुअली में है क्या, इसमें आपके हैं स्पाइनल नर्व प्लस क्रैनियल नर्व, इनको हमने डिवाइड किया है फर्दर दो क्लासिफिकेशन में, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का मतलब ये है, ये उन ऑर्गन्स पे जाकर आपकी बॉडी में न्यूरॉन, उन मतलब ये जो नर्वस सिस्टम में उन बॉडी पार्ट्स की बात चल रही है जिन बॉडी पार्ट्स ऑटोमेटिक काम करते हैं, है ना। मैंने बताया था आपको, एक्सक्रेशन, रिस्पिरेशन, डाइजेशन, जो भी सब, हार्मोन्स का बनना, समझ रहे हो, एंजाइम्स का बनना, ये सारा क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। और एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ये क्या होता है, ये आपके कंट्रोल में होता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, मैं लिख रहा हूं, है ना, आप सुन रहे हो, ये सब कंट्रोल में है, जब चाहो तब बंद कर दो। समझ में है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक मतलब होता है जब भी आपकी बॉडी क्या होगी, एक्साइटमेंट में होगी, क्या होगी, एक्साइटमेंट में होगी, तब आपकी बॉडी अलग प्रकार से काम करती है, उस समय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का सिंपैथेटिक मोड क्या होता है, ऑन होता है। जब भी बॉडी क्या होगी, एक्साइटमेंट में होगी, फियर होगा, भाग रहे हो आप, आपको कोई मारने दौड़ रहा है, आप किसी को मारने दौड़ रहे हो, किसी प्रकार का भी एक्साइटमेंट अगर है, फिल है उस पार्टिकुलर मूवमेंट पे, तो आपकी बॉडी क्या करेगी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन कर देगी। क्यों जरूरी है भाई, आप अगर भाग रहे हो तो आपको एनर्जी चाहिए, आपका ब्लड प्रेशर हाई होना चाहिए, आपको तेजी से क्या करना है, ब्रीथ करना है, वो सब आप सोचते थोड़ी, वो सब ऑटोमेटिक हो जाता है बॉडी में। तो बॉडी में एक मोड है, ऑन हो जाता है, उसको बोलोगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और उसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, जब आपकी बॉडी क्या हो, बहुत क्या चुपचाप, आप क्या हो, लेटे हुए हो अपने बेड पे, काम और कंपोज्ड, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप चुपचाप पढ़ रहे हो, हमारी बॉडी क्या है, काम और कंपोज्ड होती है। उस समय अलग बॉडी की फंक्शनिंग चलती है, आपकी हार्ट रेट आराम से चलता है, आपका ब्लड प्रेशर सामान्य रहता है ना। क्यों, क्योंकि ब्लड प्रेशर तेज करना ही नहीं है। क्यों, ज्यादा से ज्यादा ब्लड प्रेशर मतलब क्या, तेजी से ब्लड दौड़ेगा पूरी बॉडी में, तेजी से ब्लड दौड़ेगा तो सेल के पास ज्यादा से ज्यादा ब्लड पहुंचेगा, ज्यादा से ज्यादा ब्लड पहुंचेगा तो सेल क्या करेगा, उस ब्लड से खाना ऑक्सीजन सब लेगा, और सेल जब खाना ऑक्सीजन लेता है तो क्या करता है, खाने को तोड़ के एनर्जी बनाता है। एनर्जी चाहिए क्यों हमें, अभी नहीं चाहिए, अभी तो चुपचाप बैठना है, इतनी एनर्जी नहीं चाहिए। तो दोनों मोड्स में काम किया जाता है। समझ में आया, ठीक है, आगे बढ़ें, ठीक है, देखो इनको लेते आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन की और रिफ्लेक्स आर्क की। देखो कभी कभी क्या होता है ना, हमारी बॉडी का जो ब्रेन है, भाई ब्रेन तो यहां है,
और आपका जो, मान लो आपकी हाइट कितनी है, 6 फीट है, एक एग्जांपल लेके समझो, वैसे होता सबके पास है पर समझो 6 फीट की हाइट है अगर, और आपको कोई एक्शन लेना है, आपको, आपने पहले नहीं देखा था, आप जा रहे थे रास्ते से और अचानक कोई सांप, कोई कीड़ा, कोई कुछ आ गया, तो आपने नोटिस किया होगा कि आप उसको जैसे ही देखते हो आप क्या करते हो, जंप जंप करते हो या दूर हो जाते हो, और वो आपने सोचा नहीं होता, वो ऑल ऑफ सडन होता है। और ब्रेन तो हर काम सोच के करता है। आपने अभी मुझसे क्या कहा सर, आपने बताया कि कोई भी एक्शन परफॉर्म होगा तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा परफॉर्म होगा, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है आपका, CNS में क्या आता है आपका, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। ब्रेन क्या करता है, जो मेन थिंकिंग वाला पोर्शन है, जब भी आप सोचोगे तो इससे सोच पाओगे, इस खोपड़े के अंदर जो रखा हुआ है उससे सोच पाओगे, स्पाइनल कॉर्ड से नहीं सोचा जा सकता। समझ रहे हो कि नहीं, जो पीछे गई है ब्रेन से, इसको देखो ध्यान से, फिर से दिखा दें एक बार, भूल ना जाओ। ये है ब्रेन और ये है स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से और ब्रेन से जो नेटवर्क ऑफ नर्व निकलता है उसको बोलते हैं क्रैनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। अभी हम बात कर रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आती, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, लेकिन इसमें भी सोचता कौन है, सोचता कौन है, थिंकिंग का पोर्शन किसका है, ब्रेन का है। लेकिन बेटा हर काम सोचा नहीं जा सकता, हर चीज सोच के करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, कभी कभी बिन सोचे भी कुछ करना होता है। तो बॉडी में हमारे हजारों सालों से, लाखों सालों से इवोल्यूशन हुआ है, और हमारे डीएनए में एक कॉन्सेप्ट आया है, हमारे डीएनए में आता है ना, जो भी चीज हम आ रहे हैं हमारे डीएनए में तो ट्रांसफर हो रहा है जनरेशन टू जनरेशन। हमारे डीएनए में एक वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिना आया है जिसका नाम रिफ्लेक्स एक्शन। इसमें हम ब्रेन वाला पार्ट, ये क्या है, थिंकिंग, और ये क्या है, नॉन थिंकिंग। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या करता है, जब भी कभी, जब भी कभी कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें खतरा हो या कुछ भी हो, बॉडी के लिए हार्म रहा हो कुल मिला के, तो अगर यहां पर कोई चीज आपको क्या कर रही है, हार्म दे रही है आपके हाथों के पास, तो मैसेज यहां से जाएगा और ऐसे करके ब्रेन, जो स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ ब्रेन तक पहुंचेगा। इसमें समय लग जाएगा, तो स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड ये खुद ही कहता है कि ब्रेन तक जाने की जरूरत नहीं है, ब्रेन तक जाने की जरूरत नहीं है। वो क्या करता है, मैसेज को ऐसे लाएगा, और ये स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, इसको ब्रेन में फॉरवर्ड ना करके खुद क्या कर देता है, यहां से रिस्पॉन्स दे देता है। क्यों जरूरी है भाई, क्या है, जरूरी है, क्योंकि बॉडी क्या करेगी, जब तक हो सकता है ब्रेन को जब तक सिग्नल दो क्या करे, आपको पार्टिकुलर इंसेक्ट या रेप्टाइल जो भी है, सांप वाप क्या कर ले, काट ले। आप क्या कर रहे हो, आप अचानक क्या सोचते हो, आप खाना बना रहे थे और खाना बनाते बनाते क्या लगा आपको, आपको जिस भी आप इक्विपमेंट से बना रहे थे उसमें क्या लगा आपको, आपको हॉटनेस महसूस हुई अचानक, और क्या करोगे आप, अपना हाथ, हाथ को पीछे करना पड़ेगा, सोच समझ कर नहीं करते आप, हो जाता है तुरंत। क्यों, क्योंकि मैसेज कहां से लौट आता है, स्पाइनल कॉर्ड से लौट आता है, उसमें आपकी थिंकिंग पोर्शन इन्वॉल्व नहीं होती। इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। समझ में आया, क्या बोलोगे, रिफ्लेक्स एक्शन। और जब ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है तो एक पाथवे जनरेट होता है, एक पाथवे समझते हो आप, वो जो हाथों से गया था सिग्नल और फिर स्पाइनल कॉर्ड से लौट आया है, ये जो पूरा पाथवे है, इसी को क्या बोलोगे, इसी को बोलोगे रिफ्लेक्स आर्क। मतलब इस रिफ्लेक्स एक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो पाथ एक्वायर होगा उसको बोलोगे रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स एक्शन इज व्हाट, रिफ्लेक्स एक्शन इज क्विक सडन एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू अ स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब कोई भी चेंज हुआ तो क्या करेगी बॉडी, तुरंत क्विक सडन और इमीडिएट रिस्पॉन्स देगी, मतलब थिंकिंग नहीं लगाएगी, ब्रेन का हिस्सा नहीं है वो, स्पाइनल कॉर्ड से ही लौट आएगा। तो सोच नहीं पाते आप, पहले ही हाथ पीछे कर लेते हो और आपने सोचा भी नहीं था कि हाथ पीछे करना था, है ना।
रिफ्लेक्स आर्क क्या है? ये जो पाथवे बनता है उसी को रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। द पाथवे थ्रू विच नर्व इंपल्सेस पास ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। समझ में आया? एक एग्जांपल ले लेते हैं आपके एनसीईआरटी वाला। एक मान लो हॉट प्लेट है। हॉट प्लेट क्या होगी? एक प्रकार का स्टिमुलस होगी। स्टिमुलस मतलब चेंज हुआ कुछ एटमॉस्फेयर। भाई पहले आपकी जो बॉडी थी, चुपचाप खाना बना रहे थे आप, आपकी स्किन क्या थी? एक नॉर्मल टेम्परेचर पे थी। अगर वो किसी एक हॉट यूटेंसिल में क्या हो जाती है? टच हो जाती है, लेडल या टोंग, जिससे भी आप खाना बना रहे थे, कलछुल, चिमटा, वोटेवर, क्या हुआ? आपको छू गया और आप क्या हो गया? हल्का सा आपको हीट लगा, तुरंत क्या करोगे आप? हाथ को पीछे करोगे। तो पहला तो रिसेप्टर आएगा यहां पर। समझना, ये पूरा क्या है? पाथवे है। तो पहला तो आएगा हॉट प्लेट होनी चाहिए। हॉट प्लेट क्या देगी आपको? स्टिमुलस देगी, और आपकी स्किन के जो सेल्स होंगे वो उसको क्या करेंगे? रिसीव करेंगे, और तुरंत मैसेज कहां तक जाएगा? मान लो यहां पे क्या है? यहां पे है ब्रेन। भाई ब्रेन तो ऊपर है ना, लेकिन ये क्या करेगा? ब्रेन को सिग्नल नहीं देगा। रिसेप्टर क्या करेंगे? एक न्यूरॉन के थ्रू, मैंने बोला था न्यूरॉन लेकर जाएंगे, और उनको क्या बोलोगे आप? सेंसरी न्यूरॉन। क्यों? क्योंकि ये सेंस करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा, और स्पाइनल कॉर्ड क्योंकि इमीडिएट रिस्पॉन्स देना है, बॉडी को जरूरत है इस समय, सोचना समझना बाद में, पहले बॉडी को सेव करना जरूरी है, वरना क्या होगा? जल जाओगे ना। वहां से क्या करेगा? वो एक दूसरा न्यूरॉन भेजेगा। भेजेगा क्या? रास्ते में पूरा एकदम क्या है? न्यूरॉन्स अलाइंड हैं, और फिर वो क्या करेगा? आपकी मसल्स तक पहुंचेगा, और जो आपकी मसल है, अब समझ में आया ना रिसेप्टर इफेक्टर क्यों मैं बता रहा था? इफेक्टर है वो क्या होगा? वो रिस्पॉन्स करेगा, और आप क्या करोगे? आप अपना हाथ क्या करोगे? अवे करोगे फ्रॉम द हॉट प्लेट, दूर कर लोगे हॉट प्लेट से। और ये पूरा जो पाथवे है, इसी पाथवे को हमने क्या बोला है? रिफ्लेक्स आर्क। वो रिफ्लेक्स आर्क बोला है। क्या बोला है? रिफ्लेक्स आर्क बोला है। समझ में आया? और ये जो एक्शन पूरा परफॉर्म हुआ है इसको बोलोगे रिफ्लेक्स एक्शन। समझ में आया? पहले हॉट प्लेट आई, वो स्टिमुलस लेकर आई, आपकी स्किन में रिसेप्टर थे, उसने सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू, सारे जो न्यूरॉन्स हैं जो स्पाइनल कॉर्ड तक गए हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स, बिकॉज दे आर सेंसिंग द चेंज, है ना? चेंज को सेंस कर पा रहे हैं, सेंसरी न्यूरॉन हुए। वहां से स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन तक नहीं भेजेगा क्योंकि समय ज्यादा लग जाएगा, उसने मोटर न्यूरॉन को भेज दिया। मोटर न्यूरॉन क्या करेगा? इफेक्टर मतलब जो रिस्पॉन्स देने वाला है। ये देखो मैंने आपको पहले समझाया है इस बारे में। रिसेप्टर क्या है? जो स्टिमुलस लेता है। स्किन आपकी स्टिमुलस ले रही है, रिसेप्टर की तरह काम करेगी। ठीक है, इस पूरे मोशन को क्या बोलोगे? रिफ्लेक्स आर्क। समझ में आया? देखो ये आपके पैरों में एग्जाम्पल दिया गया है कि पहले क्या है आपको, यहां पर क्या है? आपके रिसेप्टर्स हैं जो कि कैसे होंगे? मसल्स की स्पेंडल शेप्ड सेल है ना, मसल सेल भी आप कह सकते हो इसको। फिर यहां से क्या जाएगा? मैसेज जा रहा है, ये देखो जा रहा है, एफरेंट पाथवे, जाने वाला पाथवे। फिर ये क्या है? आपका स्पाइनल कॉर्ड है। ये क्या है? ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है। याद रखिएगा, स्पाइनल कॉर्ड को जब आप क्रॉस सेक्शन काटोगे, उसका क्रॉस सेक्शन, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ये क्या है? ये उसका व्यू है। ये व्यू है ऑफ स्पाइनल कॉर्ड आफ्टर कटिंग। जब ऐसे आप काट दो, क्रॉस सेक्शन जब उसका आप करोगे, तो आपको स्पाइनल कॉर्ड कुछ ऐसा दिखेगा, है ना? ट्रांसफर्स ऐसे काटो तो आपको दो प्रकार से दिखेगा। अंदर होता है ग्रे मैटर और बाहर होता है व्हाइट मैटर। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर न्यूरॉन्स ही हैं ये सब। बाहर वाले व्हाइट मैटर कहलाएंगे, अंदर वाले ग्रे मैटर कहलाएंगे। व्हाइट मैटर में चाहो तो आप लोग कर लो। व्हाइट मैटर में क्या होते हैं? वो वाले न्यूरॉन्स होंगे जिनमें क्या होगा? माइलिन शीथ क्या होगी? प्रेजेंट होगी। और इसमें क्या होगी? ग्रे मैटर में माइलिन शीथ एब्सेंट होगी। समझ में आया? फिर यहां बीच में क्या होगा? ये होगा रिले, रिले न्यूरॉन बीच में।
दोनों को जोड़ने वाला, सेंसरी और मोटर को जोड़ने वाला, मतलब यहां पर ये सेंसरी और मोटर को जोड़ने वाला एक क्या होता है, रिले न्यूरॉन होता है जो दोनों को जोड़ता है। और फिर मोटर न्यूरॉन को दे देगा, मोटर न्यूरॉन आएगा एफरेंट पाथवे, एफरेंट पाथवे आने वाला, और फिर क्या करेगा, इफेक्टर रीजन। आप क्या करोगे, टांग को पीछे कर लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत। मोटा मोटा क्या है, तो पहले आपका रिसेप्टर होगा जो कि आपका क्या हो सकता है, स्किन हो सकता है या फिर मसल्स हो सकती हैं। फिर उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन होगा जिसे हमने एफरेंट पाथवे के थ्रू दिखाया हुआ है। ये देखो सेंसरी न्यूरॉन जा रहा है, ये एक्चुअल में न्यूरॉन्स नहीं जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स जा रहा है न्यूरॉन के थ्रू। फिर यहां पर क्या आएगा, रिले आएगा, रिले मतलब दोनों को जोड़ने वाला। और ये रिले कहां होगा, ये होगा स्पाइनल कॉर्ड में। फिर आएगा ये मोटर न्यूरॉन, और फिर फाइनली इफेक्टर जो कि कहां पहुंचेगा, फिर से किस में पहुंचेगा, मसल्स में पहुंचेगा। और आप क्या करोगे, जो आपका लेग है उसको क्या करोगे, आप रिमूव करोगे। बात खत्म हो गया, समझ में आया, कोई दिक्कत, मजा आ रही है। आइए अब ब्रेन ब्रेन इतना ज्यादा कर रहे हैं तो ब्रेन के स्ट्रक्चर को भी समझने की कोशिश करते हैं। ब्रेन को अगर मोटा मोटा देखें तो ये जो हमारा स्कल है, ये पूरा स्कल आता है, हड्डियों का ढांचा, इसको स्कल बोल रहे हो। इसका जो ऊपर वाला पोर्शन इसको क्रैनियम बोल रहे हो, और इसी को जब हटाओगे तो क्या मिलेगा आपको, एक स्ट्रक्चर ऐसा मिलेगा, और यही क्या है, आपका ब्रेन है। क्या है आपका, ये पूरा ब्रेन है, ये पूरा हिस्सा ब्रेन है। ब्रेन को हमने एक्चुअल में 3 पार्ट में बांटा हुआ है। मैंने एक लिया हुआ था, रुको एक सेकंड। हाँ, ब्रेन को हमने मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है फोर ब्रेन, दूसरा पार्ट है मिड ब्रेन, ये वाला पोर्शन, और तीसरा पार्ट है हिंड ब्रेन। समझ में आया। ब्रेन को ही हमने क्या बोला है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोली है, सीपीयू ऑफ द बॉडी है भाई साहब, ये सब कुछ यही सोचेगा। मतलब जो भी बाकी सारी एक्टिविटी तो कंट्रोल करता ही है, नो डाउट, पर जितनी भी एक्टिविटीज हैं जो कि थिंकिंग इन्वॉल्व है उसमें, तो वो क्या होगा, ठीक है, जिसमें भी थिंकिंग इन्वॉल्व है वहां पर तो होना ही होना है उसको। क्योंकि मैंने अभी आपको स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बताया है, जहां पर आपने ये देखा कि जब भी कभी बॉडी को इमीडिएट रिस्पॉन्स की जरूरत होती है, जब भी कभी आपकी बॉडी किसी खतरे में हो, है ना, तो वहां क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड से ही जो इंपल्स है वो लौट आता है। और इसको हमने पढ़ा था रिफ्लेक्स आर्क, एक पाथवे बना था ना, और एक्शन को बोला था रिफ्लेक्स एक्शन। सीपीयू ऑफ द बॉडी है भैया ब्रेन हमारा। इसका वेट लगभग 1300-1400 ग्राम होगा, और इसको हमने डिवाइड किया है मेनली 3 पार्ट्स में, 1, 2 और 3। इसमें फोर ब्रेन मोस्टली हमारा 85% ऑफ द ब्रेन को क्या करता है, कवर करता है। अगर हम 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करें तो ठीक है, लेकिन अगर इसको हम लोब में डिवाइड करना चाहें, तो अगर हम सामने से देखें तो ये वाला जो सामने वाला ब्रेन का पोर्शन है इसको बोलोगे आप फ्रंटल लोब, जो पीछे वाला है इसको बोलोगे ऑक्सीपिटल लोब, ये जो कान के ऊपर वाला है इसको बोलोगे टेम्परल लोब, और ये जो पीछे वाला है इसको बोलोगे पैराइटल लोब। तो फ्रंटल लोब पीछे, फिर पैराइटल, फिर ऑक्सीपिटल सबसे पीछे, और फिर ये कान के इधर वाला टेम्परल लोब। समझ में आया, ठीक है। अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में जो हमने फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन बोला था, उसके भी क्या है, पार्ट्स हैं। फोर ब्रेन में ब्रेन के 2 पार्ट हैं मेनली, सेरेब्रम और डायनसेफलॉन। डायनसेफलॉन में भी 2 पार्ट हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन अपना अकेला है छोटा सा, और हिंड ब्रेन में भी 3 पार्ट हैं, सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला एब्लोंगेटा, जिसे हम मेडुला भी बोलेंगे। समझ में आया।
यही मैंने यहां पर दिखाया हुआ है। मैंने क्या दिखाया हुआ है, देखो पहले है आपका फोर ब्रेन, जिसमें क्या आएगा आपका सेरिब्रम आएगा, थैलेमस आएगा और हाइपोथैलेमस आएगा। फिर क्या बोला मैंने, फिर आपका मिड ब्रेन अकेला है, और जो हिंड ब्रेन है उसमें आपके तीन है, पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला। और ये जो नीचे जा रहा है ये जाकर ज्वाइन हो जाएगा किसमें, स्पाइनल कॉर्ड में। इसीलिए उसको क्या बोल रहे हो, स्पाइनल कॉर्ड यहां से चालू हो गया है। मतलब कहां से चालू हो गया है, ये स्टार्ट हो गया है जो ब्रेन का सबसे लास्ट वाला पोर्शन है क्या, मेडुला ऑब्लोंगेटा, वहां से क्या करता है, आफ्टर इट स्पाइनल कॉर्ड इज प्रेजेंट। ये इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत। और क्या है, देखो जब ब्रेन को आप ऐसे, जैसे ये जो ब्रेन है ये आप ऐसे देख रहे हो, अगर मैं ब्रेन को सामने से देखूं तो ब्रेन के ऐसे दो टुकड़े हैं, एक्चुअली दो टुकड़े से मिला दिए गए हैं, और इन दोनों टुकड़ों को क्या बोला गया है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। क्या बोला गया है, क्या बोला गया है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोला गया है, दोनों को मिलाकर। और बीच में ये जो एक आपको लकीर जैसी दिख रही है, जब दोनों को जोड़ोगे तो बीच में ये जो आपको रिज जैसा एक दिख रहा है, इसको बोलते हैं कार्पस कॉलेसम। क्या बोलते हैं, ये तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर क्या है ये पता लग गया, कार्पस कॉलेसम क्या है पता चल गया। सेरिब्रल एक्विडक्ट क्या है ये आप ना जानो, कोई मतलब नहीं है। सेरिब्रल एक्विडक्ट मतलब सेरिब्रम से होते हुए एक डक्ट जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बहता है। ये क्या है, एक डक्ट है जिसमें हैविंग सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF, अभी आगे इसको बताऊंगा मैं, ठीक है। CSF के बारे में अभी सुन लो आप लोग ना, क्योंकि बाद में कोई मतलब नहीं है। देखो जो आपका ब्रेन है ना, इसको हमें क्या करना होता है, प्रोटेक्शन देनी होती है, बहुत जरूरी है। और ये प्रोटेक्शन देने के लिए हमें दो चीजें हैं हमारे पास। पहला तो है हमारा स्कल, भाई ये पूरा ढांचा। स्कल में भी ऊपर वाला पोर्शन, ये वाला क्या है, ऊपर वाला, जब ऊपर से कोई आपको अगर हिट करेगा तो ऊपर वाला जो हड्डी का पोर्शन, इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे क्रैनियम। एक तो ये है भाई, ये क्या है, हार्ड एंड टफ। हार्ड एंड टफ है, कोई आपसे अगर हिट करेगा तो ये सॉलिड है, बचाएगा। इसके अंदर बहुत सारी लेयर्स पाई जा रही हैं जिनको हम बोलते हैं क्या, मेनिनजेस। क्या बोलते हैं, मेनिनजेस, MENINGES। आर्केनॉइड, डोरामीटर और पायामीटर करके होती हैं, है ना, आपको इतना नहीं जानना है। मेनिनजेस में ही आपके फ्लूइड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, फ्लूइड, और उसी को बोलते हो आप सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF। समझ में आया, जरूरी है ब्रेन में प्रेजेंट होना, क्योंकि जो CSF है ये बहुत सारे काम करता है। पहली बात तो फ्लूइड है, तो एक प्रकार का क्या करेगा, ये शॉक एब्जॉर्बर है। अगर ऊपर से थोड़ा बहुत झटका लगता है तो बीच में अगर क्या हो, लिक्विड हो, आप अगर क्या करो, पानी में हाथ मारो, कोई नीचे बैठा है पानी के अंदर, आप हाथ मारो, क्या लगेगा उसको, थोड़ा कम लगेगा, क्योंकि जो पानी है वो क्या करेगा, आपके जो फोर्स को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो पहली बात तो शॉक एब्जॉर्बर है, जब भी कभी किसी प्रकार का भी झटका कुछ भी लगे, आप गिर रहे हो कुछ भी कर रहे हो। दूसरा क्या है, ये क्योंकि एक फ्लूइड है जो पूरे ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में भी है, ये स्पाइनल कॉर्ड में भी CSF है, इसीलिए इसका नाम है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। मतलब सेरिब्रम, मतलब सेरिब्रम का तो पार्ट है ही है। सेरिब्रम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मेनली ब्रेन में क्या है, 85% क्या है, सेरिब्रम ही है। तो ब्रेन में तो ये फ्लूइड है ही चारों तरफ, स्पाइनल कॉर्ड में भी बह रहा है, और एक प्रकार का शॉक एब्जॉर्बर है। और अगर फ्लूइड है तो उसमें क्या होगा, न्यूट्रिशन भी होगा।
न्यूट्रिशन होगा तो बहुत जरूरी है, वहां से ब्रेन क्या कर लेगा, न्यूट्रिएंट ले लेगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब ले लेगा। और ये एक प्रकार का, क्योंकि अगर फ्लूइड है तो वहां से क्या कर सकते हो आप, अपने वेस्ट को डाल भी सकते हो। भाई देखो, कोई भी चीज अगर फ्लूइड है तो वो क्या करेगी, बहेगी। फ्लूइड का मतलब क्या होता है, विच कैन फ्लो। सो वी कैन ऐड द मेटाबॉलिक वेस्ट इन इट, है ना। फ्लूइड है, बह रहा होगा, जाएगा जहां से उसको वेस्ट को निकलना होगा, निकल जाएगा। और उसमें न्यूट्रिशन भी हम ले सकते हैं, क्योंकि बह रहा है तो उसी में कुछ खाना पीना भी डाल दिया। समझ में आया। तो क्या करेगा, मेटाबॉलिक वेस्ट को भी क्या करेगा, रिमूव करेगा। और न्यूट्रिशन क्या करेगा, न्यूट्रिशन भी एब्जॉर्ब करेगा बाय द कौन, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड सेल्स। और उन सेल्स का नाम क्या था, न्यूरॉन्स। समझ में आया। आगे बढ़े। ब्रेन के दोनों ये जो फ्रंट वाले पोर्शन को सेरिब्रल हेमिस्फीयर, बीच में जो बोलोगे क्या बोलोगे, कार्पस कॉलेसम। और ये जो सीएसएफ बह रहा है, शायद मुझे इसके लिए इतना कुछ बताना पड़ा, ये तो ये जो सेरिब्रल एक्विडक्ट है, ये मतलब ये सेरिब्रम से ऊपर एक डक्ट आ रही है मिड ब्रेन की तरफ, और उसी मिड ब्रेन की जो डक्ट है उसमें बह रहा है सीएसएफ। उसी डक्ट का नाम है सेरिब्रल एक्विडक्ट। समझ में आया। आगे बढ़ें। अब हम लोग इसके फंक्शंस के बारे में जान लेते हैं कि ब्रेन का फंक्शन क्या है। ब्रेन में जो फोर ब्रेन है वो क्या करता है, मिड ब्रेन है जो क्या करता है, हिंड ब्रेन जो है क्या करता है। ये जो ब्रेन है, ब्रेन का कोई एक पार्टिकुलर पोर्शन किसी एक पार्टिकुलर एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको हमें जानना है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड that forebrain, midbrain and hindbrain, these three are the part of the brain, and these three will perform the specific functions and regulate the specific activities also. forebrain में आपके cerebrum and diencephalon है। diencephalon को फर्दर we have classified in thalamus and hypothalamus. hypothalamus सुना होगा ये सब बातें आपने, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मिड ब्रेन है और हिंड ब्रेन है। हिंड ब्रेन में सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा है। वी विल स्टार्ट विद द फोर ब्रेन। फोर ब्रेन से स्टार्ट करते हैं। फोर ब्रेन कैसे, ब्रेन का वो पार्ट, ये जो फोर ब्रेन वाला है, ये कौन कौन से फंक्शंस देखता है। बहुत बड़ा पार्ट है, 85% कवर करता है, तो सारी थिंकिंग विंकिंग जो भी होगा सब यही देखेगा। तो कॉग्निटिव फंक्शन करता है फोर ब्रेन का। फोर ब्रेन क्या है, ये सबसे बड़ा है ब्रेन में, लगभग 85% पार्ट कवर करता है। कॉग्निटिव फंक्शन मतलब जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, रीजनिंग है, थिंकिंग है, दिमाग लगाना, सॉल्यूशन को ढूंढना, समझ रहे हो आप। कोई भी चीज जब आप पहली बार सीखोगे, जब पहली बार आप क्या कर रहे थे, लिख रहे थे, जब पहली बार आप गाड़ी चलाएंगे, आप बाइसाइकिल चला रहे थे, है ना। इवन हम पहली बार जब बात कर रहे हैं तो उस समय हमें काफी अटेंटिव होना पड़ता है, और ब्रेन का सबसे अटेंटिव पार्ट है फोर ब्रेन। इट विल कम फर्स्ट, इसीलिए हम बोलेंगे कॉग्निटिव फंक्शन है। मतलब कॉग्निटिव मतलब होता है लर्निंग। कॉग्निटिव मतलब क्या, लर्निंग। सेंसरी प्रोसेसिंग है एक्सेप्ट स्मेल। इसमें लिख लो चाहो तो, स्मेल तो नहीं यार, ये अच्छा थैलेमस करता है, सॉरी, ठीक है, माय बैड, रुको। सेंसरी प्रोसेसिंग मतलब जितनी भी सेंसेस हैं आपके बॉडी के, चाहे वो देखना हो, स्मेल करना हो, टच करना हो, हियरिंग करना हो, टेस्ट करना हो, मैंने सारे नाम बोले हैं। साइट अगर देखना है तो क्या बोलोगे, फोटो रिसेप्टर। स्मेल बोलोगे तो ऑल फैक्ट्री। टच बोलोगे तो थर्मो रिसेप्टर। हियरिंग बोलोगे तो फोनो रिसेप्टर। टेस्ट बोलोगे तो गस्टेटरी रिसेप्टर, आपकी टंग में होते हैं। मेमोरी और इमोशंस, जितने भी इमोशंस आते हैं, सारी जो भी आप याद कर रहे हो, जो भी डाटा आप याद करते हो ना, यही ब्रेन में स्टोर होता है। वो साइनेप्सिस बनते हैं, उन्हीं साइनेप्सिस में स्टोर होता है। समझ रहे हो, साइनेप्सिस में मैं आपको बता चुका हूं। वॉलंटरी मूवमेंट, जितने भी वॉलंटरी मूवमेंट हैं, वॉकिंग, राइटिंग एंड अदर प्लांट मसल्स एक्टिविटीज। देखो कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो डायरेक्टली कंट्रोल बाय द फोर ब्रेन्स, बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं जिनमें जरूरी नहीं है कोई एक क्लियर कट डिमार्केशन हो कि हाँ ब्रेन का यही हिस्सा कंट्रोल करता है। जैसे वॉलंटरी मूवमेंट फोर ब्रेन भी कंट्रोल करता है और हिंड ब्रेन भी कंट्रोल करता है। ठीक है, तो वॉकिंग है, राइटिंग है, मसल्स एक्टिविटीज हैं, उनको भी देखता है। होम्योस्टैटिक रेगुलेशन देखता है। होम्यो मतलब होता है हमारी बॉडी में
अंदर, आपकी बॉडी के अंदर एक स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट बनाना। अंदर हमारी बॉडी के एक स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट होना चाहिए। ब्लड प्रेशर एक सामान्य रफ्तार से चलना चाहिए, एनर्जी लगातार बननी चाहिए, एक्सक्रेशन भी होना चाहिए, रिस्पिरेशन भी होना चाहिए, ब्लड में शुगर कितने होने चाहिए, आरबीसी कितने होने चाहिए, डब्ल्यूबीसी कितने होने चाहिए, प्लेटलेट्स कितने होने चाहिए। समझ पा रहे हो? हर एक चीज को रेगुलेट करना। बॉडी टेम्परेचर, आपकी बॉडी में पानी कितना होना चाहिए, कितना पानी बाहर यूरिन के थ्रू बाहर करना है, कितना नहीं करना है। दिस इज कॉल्ड द होम्योस्टेटिक रेगुलेशन। एक स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट को भी कौन देखता है? आपका फोर ब्रेन देखता है। नाउ हम थोड़ा सा स्पेसिफिक जाएंगे और फोर ब्रेन में देखेंगे। वी हैव टू पार्ट्स अंडर फोर ब्रेन। द फर्स्ट इज द सेरिब्रम। इट्स एक्चुअली कवर्स द मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। और दूसरा होगा थैलेमस और हाइपोथैलेमस, जो कि पार्ट होगा किसका? डायंसेफेलॉन का। पहले देखते हैं सेरिब्रम। फंक्शन ऑफ सेरिब्रम देखते हैं। मेंटल एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं इसमें। याद है, पहली बात तो समझ लो हम कहां चल रहे हैं। हम चल रहे हैं यहां पर। ये है पूरा सेरिब्रम, समझ रहे हो आप? पूरा सेरिब्रम है ये पूरा, और इसी के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या करता है। और पूरा थैलेमस और हाइपोथैलेमस क्या मिला लोगे जब सेरिब्रम के साथ, तो क्या बन जाएगा? वो फोर ब्रेन बन जाएगा। अभी देखो सेरिब्रम के बारे में। मेंटल एक्टिविटीज इन्वॉल्व है इसमें। मेमोरी, इंटेलिजेंस, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, थिंकिंग, रीजनिंग। अगर कभी आ जाए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फोर ब्रेन, देन यू विल राइट दिस। लेकिन अगर कोई पूछ ले स्पेसिफिक व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेरिब्रम एंड सेरिब्रम इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, सो यू विल से दैट फर्स्ट मेंटल एक्टिविटीज इन्वॉल्व है। मॉरल सेंसेस कितने हैं, क्या सही क्या गलत। जब भी कुछ आप नया सीखोगे, लर्निंग करोगे, दिमाग लगाओगे, कॉन्सेप्ट लगाओगे, सवाल लगाओगे, वहां पे क्या लगेगा? सेरिब्रम लगेगा। पेन, टेम्परेचर, मैंने जो बोला आपको, सेंसरी परसेप्शन, जो भी आपके सेंस ऑर्गन है, 5 होते हैं ना, उनसे जो भी सेंसरी रिस्पॉन्स आएगा, सेंसरी जानते हो ना, जो उनको लेकर आएगा। जैसे आपको अगर हॉटनेस फील हो रही है कहीं बॉडी में, तो आपके ब्रेन तक सिग्नल गया ना कि यार कुछ गरम गरम लग रहा है, हाथ में कुछ गरम गरम लग रहा है। और जो हाथ में गरम गरम लग रहा है एक्चुअल में, वो जो मैसेज आया है न्यूरॉन के थ्रू, दिस इज कॉल्ड द सेंसरी। सेंसरी क्योंकि लेके आ रहा है। बदले में आप जो भेजोगे, ब्रेन जो भेजेगा, उसको बोलोगे मोटर। और फिर क्या करोगे? हाथ आप पीछे करोगे या फिर देखोगे भैया कहाँ क्या हो रहा है। समझ में आया? तो सारा जो भी आपको देखना है, सेंसरी का कोई भी सिग्नल जाएगा तो हियरिंग, टेस्ट, स्मेल, टच, टेम्परेचर, पेन एंड एवरीथिंग। जो भी स्केलेटन वॉलेंट्री मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस हैं, उनके इनिशिएशन को मूव करता है। इनिशिएशन मतलब भाई देखो, कंट्रोल तो ब्रेन ही कर रहा है। आपका पैर जो, अगर मैं ये लिख पा रहा हूं तो ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। ब्रेन से लगातार सिग्नल आ रहा है तभी लिख पा रहा है। अगर वो जो न्यूरॉन्स हैं उनमें क्या हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, नहीं लिख सकता मैं। आपने देखा होगा लोगों को क्या हो जाता है? पैरालिसिस हो जाता है। पीठ में पीछे चोट लग जाती है। पीठ मतलब बैकबोन। बैकबोन के अंदर क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। वहां पे क्या है? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स में चोट लग गई तो क्या होगा? आपको इंजरी हो गई तो क्या होगा? स्पाइनल डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को, ज्यादा वेट उठा लेते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है। क्या होगा वहां पर? भाई अगर बोन में चोट लगेगी थोड़ी कुछ होगा। पीछे क्या है? यही न्यूरॉन्स हैं, ये बंडल ऑफ नर्व्स हैं। इनमें चोट लग जाएगी तो क्या होगा? कि नहीं होगा। तो कोई भी इनिशिएशन करना है, उठना है, बैठना है, दौड़ना है, लिखना है, समझ रहे हो उसका जो। तो जब आप करते हो तो क्या करती हैं? जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं। दैट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द सेरिब्रम। सेरिब्रम इनिशिएट्स द कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स ऑफ कोर्स वॉलंटरी होती हैं बिकॉज दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ योर विल। नेक्स्ट, थैलेमस। थैलेमस का मेनली काम क्या है कि देखो, पहले इसकी पोजीशन देखो। भैया थैलेमस यहां पर है। थैलेमस कहां है? यहां पर। और उसके नीचे क्या होगा? हाइपोथैलेमस। ये समझो उसको, मतलब मिड ब्रेन के पास है लेकिन मिड ब्रेन का हिस्सा नहीं है वो। अभी समझो आप, फोर ब्रेन का ही हिस्सा है। ऊपर क्या है? थैलेमस, और नीचे क्या है? हाइपोथैलेमस। और ये
किसका हिस्सा है? ये हिस्सा है फोर ब्रेन का। ये देखो यहां पर, ये देखो थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये एक्चुअल में मिड ब्रेन के पास है, लेकिन हिस्सा किसका है? फोर ब्रेन का हिस्सा है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने सेरिब्रम के बारे में जान लिया। अब हम किसके बारे में जानेंगे? थैलेमस के बारे में। थैलेमस का जो प्राइमरी फंक्शन है वो एक्चुअली एक प्रकार का रिले स्टेशन है बिटवीन द सेंसरी एंड मोटर सिग्नल। आई हैव टोल्ड यू कि सबसे पहले जब कोई भी आप नया काम सीखोगे, जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूं, बोल रहा हूं, और क्या कर रहे हो आप? उसको सुन रहे हो, और साथ में अगर कोई क्या बना रहा है? नोट्स बना रहा है ना। वैसे नोट्स कोई बनाता नहीं, सब पीएचडी स्कॉलर हैं, ठीक है। पर अगर नोट्स बना रहे हो, बनाना जरूर, ठीक है। बोर्ड से पहले नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट, नोट्स हमेशा इंपॉर्टेंट रहे हैं, चाहे आप जितना बड़ा एग्जाम दो, ठीक है। हमारी ब्रेन की साइकोलॉजी है कि हम अगले दिन 30% भूलते हैं, फिर इस तरह भूलते 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 खत्म हो जाते हैं, और बिल्कुल इजी टॉपिक भी हमें एक हफ्ते बाद क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है हमारे दिमाग से। तो थैलेमस एक्चुअली में जो सेरिब्रम के पास पहला सिग्नल गया था, वो जो सेंसरी इंपल्स गई थी, उसको रिले करता है मोटर सिग्नल से, और नीचे भेज देता है किसके पास? फर्दर रिस्पॉन्स के लिए। समझ रहे होगे, अगर पहले समझ पाए होगे मुझसे रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर के सब सुने होगे, तो क्या होगा? मैसेज, वो जो इंपल्स पहले गया था किसके पास? सेरिब्रम के पास। अब एक्चुअली में वो जो सेंसरी इंपल्स गया था, उसको मोटर इंपल्स से जोड़कर नीचे भेज देना बॉडी में, फिर रिफ्लेक्ट बैक कर देना, उसका पार्ट किसका है? थैलेमस का पार्ट है। समझ में आया? वही मैंने यहां लिखा हुआ है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द थैलेमस इज टू सर्व एज ए सेंटर रिले स्टेशन बिटवीन द सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। प्रोसेसिंग करता है, ट्रांसमिट कर देता है देम टू द सेरिब्रम। समझ में आया? लेगा, फिर दे देगा, फिर वहां से लेगा, फिर नीचे दे देगा। समझ में आया? मतलब अगर सिग्नल आ रहा है ब्रेन की तरफ, तो थैलेमस से होकर क्या करेगा? सेरिब्रम के पास जाएगा, और फिर सेरिब्रम से फिर नीचे बॉडी के पास चला जाएगा। समझ में आया? जब भी आप कभी क्या करोगे, पहली बार कोई चीज सीख रहे होगे, तब ऐसा होता है। इट ऑल्सो प्लेज की रोल इन कॉन्सियसनेस। कॉन्सियसनेस आपको होश में रखने की कोशिश करेगा। स्लीप को कंट्रोल करता है। आप जब स्लीप कर रहे हो तो उस समय थैलेमस आपका क्या करता है? वर्क कर रहा होता है। कॉन्सियसनेस को ही वेकफुलनेस भी कहते हैं, एज वेल एज कंट्रीब्यूटिंग ए मेमोरी, इमोशंस एंड द रेगुलेशन ऑफ अटेंशन। आई टोल्ड यू दैट देयर इज नो एनी क्लियर कट डिमार्केशन। कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं है कि भैया सेरिब्रम ही सारी मेमोरी को देखेगा। कुछ मेमोरी का पार्ट, कुछ मेमोरी से ऐसे टर्म्स हो सकते हैं जो रिलेटेड हो किससे? थैलेमस से। पर मेनली से थैलेमस क्या करता है? रिले स्टेशन है सेंसरी और मोटर सिग्नल्स का। जब सेंसरी मैसेज जो कि पहुंच चुका है सेरिब्रम के पास, जब वो जाएगा थैलेमस से होते हुए, और जब आएगा तब भी थैलेमस से होते हुए आएगा। बीच में मोटर सिग्नल और प्रोसेसिंग देखेगा, ट्रांसमिटिंग देखेगा, ट्रांसफर करेगा बॉडी, मतलब जब ऊपर भेजेगा तो सेरिब्रम के पास, जब नीचे भेजेगा तो बॉडी के पास। समझ में आ रहा है? अगला देखो भाई साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हैशटैग लगा रहा हूं। इसको हम लोग बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मतलब सबसे बड़ा मास्टर यही है। मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं? पिट्यूटरी को बोलते हैं, वो बाद में है, बताएंगे कभी। अभी समझ लो कि पूरी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेन का कोई हिस्सा है तो हाइपोथैलेमस है। समझ में आया? ठीक है। क्योंकि आप कितना अच्छा लॉजिक लगा पाते हो वो सब तो बात की बातें हैं। पहले तो आप देखो कि अपनी बॉडी आपकी जो है, आप पहले जीवित तो हो। तो जीवन देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हाइपोथैलेमस। चल पाना, बात कर पाना, लिख पाना, ये तो बात की बात है ना। तो सबसे पहले क्या देखेगा? ये होम्योस्टेसिस देखेगा। आई टोल्ड यू दैट इट इज समथिंग रिलेटेड टू द स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट। अंदर एक स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट होना चाहिए, जैसे कि ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, शॉर्ट लेवल, एवरीथिंग रिलेटेड टू योर बॉडी, इनसाइड बॉडी एक्चुअली क्या क्या हो रहा है, जो जो प्रोसेस है वो सारी क्या है? होम्योस्टेसिस क्या कहलाती है। हार्मोन रेगुलेशन, हार्मोन्स क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा भी। हमारी बॉडी में कुछ केमिकल्स हैं जो बहुत ही ट्रेस अमाउंट, ट्रेस मतलब बहुत छोटे अमाउंट में क्या होते हैं? फॉर्म किए जाते हैं, और जाते हैं और एक पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करके चले आते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं, हार्मोन्स होते हैं एक्चुअल में केमिकल्स,
पूरी बॉडी में हमारे बहुत जगह हार्मोन्स बनाए जाएंगे, भी आगे आपको पढ़ाऊंगा। केमिकल्स हैं, बहुत छोटे मात्रा में बनाए जाते हैं, छोटी मात्रा को बोलेंगे ट्रेस अमाउंट, और बनेंगे और किसी एक पार्टिकुलर फंक्शन को जाके परफॉर्म करेंगे, बस बात खत्म। समझ में आया? जैसे कि डाइजेशन, डाइजेशन क्या है? खाने को डाइजेस्ट करना है, तो हार्मोन रिलीज होते हैं, हार्मोन रिलीज होंगे और अपना जाके काम करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे और बात खत्म। समझ में आया? ट्रेस अमाउंट में करना होता है, ज्यादा भर भर के, बाल्टी भर भर के नहीं बनते हैं, ठीक है, बहुत ट्रेस अमाउंट में बनते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। कोई चीज बहुत इफेक्टिव है तो कम मात्रा भी बहुत है, साइनाइड की कम मात्रा भी बहुत है, समझ रहे हो ना? वैसा ही ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को देखते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अपने में कितना इंपॉर्टेंट है भाई साहब। जो हम कॉन्शियस है तब तो ठीक है, इफ वी आर कॉन्शियस दैट्स ओके, कि हाथ कहां रखना है, कितनी देर बोलना है, गला दर्द करे तो भैया रुक जाओ। व्हाट अबाउट द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम? ऑटोनॉमिक इज समथिंग विच इज ऑटोमेटिक, डिफॉल्ट मोड में है उसका, ऑटो मोड चल रहा है। जैसे कि आपके जो भी विसरल ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन, जस्ट लाइक स्टोमक, इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, lungs, kidneys, they are working 24/7 all the time up to we leave। जब तक हम जिंदा हैं तब तक करना है। और सबको देखता कौन है? हाइपोथैलेमस देखता है। हाइपोथैलेमस ही नहीं देखता है, हाइपोथैलेमस भी देखता है। एक बहुत बड़ा पोर्शन उसका हाइपोथैलेमस के द्वारा देखा जाता है, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। बॉडी टेम्परेचर, हमारी बॉडी टेम्परेचर इसीलिए हमको कहा जाता है वार्म ब्लडेड एनिमल है, क्योंकि हम अपने टेम्परेचर को क्या कर लेते हैं? मेंटेन कर लेते हैं। मतलब बाहर टेम्परेचर कैसा भी हो, अंदर का टेम्परेचर हम अपना एक स्टेबल टेम्परेचर रख पाते हैं। अगर यहां का टेम्परेचर बहुत तेज गिरने लगे या उठने लगे तो मेरी बॉडी में, मतलब ह्यूमन बॉडी में, ये टेंडेंसी है कि वो अपने टेम्परेचर को क्या कर पाता है? मेंटेन कर पाता है। दैट्स वाई हम पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, इंसान जरूर तुमको मिल जाएंगे। जानवर इधर उधर वेरी करते हैं ना, जो जानवर यहां मिलेगा वहां नहीं मिलेगा, वहां मिलेगा कहीं और नहीं मिलेगा। कंगारू यहां नहीं मिलते, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, यहां ले मर जाएगा। हमको तुम कहीं भी छोड़ाओ, कहीं भी छोड़ाओ, अंटार्कटिका में भी हम हैं, अंटार्कटिका में कोई नहीं है, वहां भी हम हैं। समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि हम बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं अपना, बाहर चाहे कुछ भी होता रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि बिना, मतलब ऐसे फिर कहीं भी चले जाओ, बिना कपड़ों के टहल रहे हो, जित जाओ, ऐसा नहीं है। अगर हमारे पास एक प्रॉपर चीजें हों, है ना, ब्लैंकेट हो, वो सब हो, तो कुल मिला के हम रह सकते हैं, हर जगह रहते हैं। हम अंटार्कटिका में भी रह रहे हैं, आई एम टेलिंग यू, है ना। हम मेंटेन कर लेते हैं। अगर आपने कभी जनरली देखा होगा कि जब कभी आप ठंड में नहाते हो तो आपकी बॉडी क्या करती है? शिविर करती है, कांपती है। एक्चुअल में वो बॉडी को मेंटेन कर रही होती है टेम्परेचर को, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर क्या है? बहुत कम है, तो अंदर वाला टेम्परेचर जो है उससे इफेक्ट ना हो, इसलिए क्या करती है बॉडी आपकी? शिविर करती है, कांपती है। स्वेटिंग, पानी को लॉस बॉडी से, पसीना जिसे कहते हैं, क्यों कर रही है बॉडी ये? क्योंकि जो पसीना है वो क्या करेगा? उड़ेगा। जो स्वेट है वो क्या करेगा? उड़ेगा। उड़ेगा तो क्या करेगा? लिक्विड से वेपर फॉर्म में आएगा, और लिक्विड से वेपर फॉर्म में आएगा तो क्या करेगा? हीट को एब्जॉर्ब करेगा। हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा? आपकी बॉडी क्या करेगी? कूल हो जाएगी थोड़ा सा, इसलिए आपको अच्छा लगेगा। गर्मियों में स्वेटिंग होती है, ठंडी में शिवरिंग होती है। गेटिंग आर नॉट? एंड ऑल्सो इमोशंस एंड बिहेवियर्स को भी कंट्रोल करेगा विद अदर्स लाइक थैलेमस एंड सेरिब्रम। ठीक है, आगे बढ़े। मिड ब्रेन, ठीक है, हमने तीनों वहां फोर ब्रेन जान लिया, फोर ब्रेन के तीनों पार्ट जाने कि पहला क्या था? सेरिब्रम, दूसरा क्या था? डाइनसेफ्लॉन में थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम का पार्ट थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखिएगा। थैलेमस को फिर भी आप छोड़ दीजिए, हाइपोथैलेमस के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको दिमाग में रखिएगा। मिड ब्रेन की बात करते हैं, ये क्या है? सेंट्रल पोर्शन है ऑफ द ब्रेन, बहुत छोटा सा हिस्सा है और बहुत छोटा छोटा इसका काम भी है। एक्चुअल में जो आपका ब्रेन है, तो ब्रेन का ये वाला हिस्सा फोर ब्रेन है, नीचे वाला हिस्सा हिंड ब्रेन है, बीच में आता है मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को क्या करता है? रेगुलेट करता है, दोनों में सामंजस्य बैठाता है, सिंक्रोनाइजेशन बैठाता है। गेटिंग और नॉट? ठीक है, साथ में
ये विजुअल देखते हो जो आप, ऑडिटरी बोलना, आई मूवमेंट, आई मूवमेंट जानते हो ना, ठीक है, जब भी कभी तेज लाइट पड़ेगी तो आंख को धीमे कर लेना, डार्क लाइट हो तो ऐसे करके आंख को खोल देना, दिस इज ऑल। प्यूपिल डायलेशन, ये जो दिख रहा है आपको प्यूपिल, उसको क्या करेगा, डायलेट करेगा, बड़ा करेगा, छोटा करेगा जब भी लाइट पड़ेगी। और मोटर रिस्पॉन्सेस देखता है, मोटर रिस्पॉन्सेस मतलब जो सिग्नल्स जाने वाले हैं बॉडी से उनको देखता है। स्लीप वेक साइकिल भी देखता है, अलर्टनेस में भी इसका थोड़ा बहुत रोल है, मोटर और सेंसरी पाथवेज हैं बिटवीन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में भी बहुत सारे मोटर और सेंसरी पाथवेज होते हैं जिनको वो रेगुलेट करता है। और मैंने आपको सबसे पहले जो बोला था, एज ए कनेक्शन बिटवीन द फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, द मिड ब्रेन सर्व्स एज ए क्रूशियल रिले स्टेशन बिटवीन द सेंसरी एंड मोटर इंफॉर्मेशन। हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में आता है मिड ब्रेन, तो कोई भी सेंसरी और मोटर सिग्नल्स जो आपस में जा रहे हैं वो मिड ब्रेन से होते हुए जा रहे हैं, तो मिड ब्रेन एक प्रकार का रिले सेंटर है बिटवीन द फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तो पहला पार्ट तो ये याद रख लो आप, रिले सेंटर किसके किसके बीच में, फोर ब्रेन और रिले, रिले सेंटर है किसके किसके बीच में, फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। और साथ में विजुअल और ऑडिटरी रिसेप्शन, ठीक है, आप दूसरा पॉइंट ये लिख देना कि विजुअल और ऑडिटरी इंफॉर्मेशन देता है। तीसरा पॉइंट है कंट्रोलिंग आई मूवमेंट एंड पीपल डायलेशन, और चौथा पॉइंट है रेगुलेटिंग मोटर रिस्पॉन्सेस। गेटिंग और नॉट, चाहो तो याद रखिए ये भी लिख लो, स्लीप वेक साइकिल को भी थोड़ा बहुत देखता है, ठीक है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में भी जो भी थोड़े बहुत मोटर और सेंसरीज सिग्नल्स ट्रांसफर होते हैं इंपल्सेस, उनको भी देखता है। गेटिंग, यहाँ पे एक जो रेगुलेशन ऑफ स्लीप वेक साइकिल लिखा है, यहाँ पे एक्चुअली एक ग्लैंड होता है जिसको पीनियल ग्लैंड बोलते हैं, भी आगे हम पढ़ेंगे, वो देखता है स्लीप वेक साइकिल। सर्कैडियन रिदम भी बोलते हैं उसको, भी आगे बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए याद है, मिड ब्रेन क्या करता है, रिले सेंटर है बिटवीन द फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, बिकॉज क्या करता है, इट कम्स इन द मिड ऑफ द फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, दैट्स व्हाई इट कैन रिलेट विद बोथ। प्रोसेसिंग विजुअल एंड ऑडिटरी इंफॉर्मेशन एज वेल, आई मूवमेंट को देखता है, आई मूवमेंट मतलब पीपल डायलेशन, ऑफ कोर्स पीपल जानते हो ना, ये जो काला काला ये दिख रहा है ये इसमें, एंड रेगुलेटिंग मोटर रिस्पॉन्सेस, ठीक है। आगे बढ़े, अब बात करते हैं हिंड ब्रेन की। क्या बात करते हैं, हिंड ब्रेन का, और हिंड ब्रेन का पहला है सेरिबेलम, ठीक है। इसके बाद आएगा पॉन्स, और आखिरी आएगा मेडुला, मेडुला ऑब्लोंगेटा भी कहते हैं। भैया सेरिबेलम सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है कोऑर्डिनेट वॉलेंट्री मूवमेंट, पीछे यहां वाला हिस्सा, यही तो पीछे ना हिंड ब्रेन, यही तो है भाई, आगे वाला फोर ब्रेन, बीच मिड ब्रेन, तो पीछे वाला क्या होगा, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन यहां था, यहां कहीं अंदर होगा मिड ब्रेन, और पीछे क्या होगा, पीछे साइड क्या जाएगा, हिंड ब्रेन, और हिंड ब्रेन के नीचे से क्या जाएगा फिर, स्पाइनल कॉर्ड। मेनली वॉलेंट्री मूवमेंट देखता है ये, और वॉकिंग, राइटिंग, मेंटेन बैलेंस, पोस्चर, इक्विलिब्रियम, समझ रहे हो कैसे चल रहे हो आप। इसीलिए जब भी कभी कहते हैं कि आप क्या कर लो, अगर अल्कोहल को क्या ले लो अपनी बॉडी में अगर ले लोगे, तो वो क्या करता है, सेरिबेलम को अफेक्ट करता है, और उसके बाद क्या कर पाते हो आप सीधा नहीं चल पाते, क्योंकि सेरिबेलम क्या हो गया आपका, अफेक्ट हो गया है। अल्कोहल सेरिबेलम को अफेक्ट करता है ना, पर ऐसा नहीं है, हमारे बीच ऐसे ऐसे लोग हैं भाई साहब, वो समझ रहे हो कि नहीं, वो हो चुके हैं, उनको चाहे तुम जितना पिला दो सीधे ही खड़े रहते हैं, उनको बिल्कुल कोई नहीं भाप सकता, चाल से तो बिल्कुल नहीं पता लग सकता, महक से फिर भी पता लग जाए, ठीक है। इट ऑल्सो प्लेज ए क्रूशियल रोल इन मोटर लर्निंग विच, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि कोई सीधा अगर चल रहा है तो ऐसा नहीं है, मतलब समझो बहुत लोग ऐसे हैं जिनको आदत हो गई वो सीधा चल पा रहे हैं, पर जनरली ऐसा होता है कि जब आप अल्कोहल अगर अपनी बॉडी में लोगे तो आपका जो ब्रेन का सेरिबेलम वाला पार्ट है उसको जाके अफेक्ट कर देता है, और वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाता, तो आपकी वॉकिंग और जो मेंटेन बैलेंस है, जो पोस्चर है, उसको बैलेंस नहीं हो पाता, आप लड़खड़ाते हो, ठीक है, टांगे सीधी नहीं रख पाते। क्रूशियल रोल है इसका मोटर लर्निंग में, विच इंक्लूड स्किल्स लाइक लर्निंग टू राइड बाइक और प्ले एन इंस्ट्रूमेंट, ऑफ कोर्स क्योंकि वॉलेंट्री मूवमेंट में इन्वॉल्व है, तो आप बाइक चलाओ, आप कोई भी चीज जो हाथों से सीखो, जैसे आप क्या करो, मैं लिख रहा हूं,
या फिर आप क्या करो, लैपटॉप पे अपने टाइप करो, मोबाइल पे अपने टाइप करो, ठीक है। कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट उसको अगर बजाओ तो वहां पे क्या लगेगा, वहां पे यूज होगा। बिकॉज क्यों, क्योंकि वॉलेंट्री मूवमेंट में इन्वॉल्व है इसका, वॉकिंग में तो सबसे ज्यादा है। एंड इन्वॉल्व इन फाइन ट्यूनिंग मसल्स ट्यून एंड स्पीच। जब भी आप बहुत फाइन ट्यून करना चाहते हैं मसल्स को, समझते हो, जैसे आप डांस वांस करते हैं लोग ना, वहां पर आपकी जो मसल्स होती है उसको काफी फाइन मूवमेंट आपको करना पड़ता है ना। स्पीच जब आप बहुत अच्छा, एक होता है जैसे आप बोल रहे हो, एक होता है बहुत बहुत लोग अच्छा भी बोलते हैं, बहुत फाइन बोलते हैं, कहा जाता है बहुत धीरे बोलना चाहिए, पोलाइट बोलना चाहिए। जब आप बहुत पोलाइट, बहुत धीरे और एक एडिकेसी के साथ बोलते हो तो आपका सेरिबेलम वाला पार्ट उस चीज को गाइड करता है, उसको सीखना पड़ता है। और ब्रेन सीखता है, आप समझो मेरी बात को, ब्रेन हर एक्टिविटी सीख सकता है, वी कैन लर्न एवरीथिंग ना। तो जब भी कभी आप अपनी मसल्स को टोन करते हो, कभी आप जिम जाओ, जब भी आप जाओ, स्पीच कभी करो, कभी डांस वांस सीखो, तो उस समय जो आपका मसल्स का जो टोन होगा, जो मूवमेंट होगा, स्पीच जब भी कभी बहुत आप अच्छी स्पीच, आपकी जो बोलने का तरीका उसको जब आप करोगे, वहां पे सेरिबेलम का पार्ट आएगा। मेनली ये वॉलंटरी मूवमेंट देखता है, मेंटेन बॉडी पोस्चर रखता है, बैलेंस देखता है। अल्कोहल ले लोगे तो नहीं कर पाएगा, ये बात याद रखिएगा। अगला पोर्शन है पॉन्स। अच्छा मैं दिखा दूं आपको ये है कहाँ सब ना, ये समझ नहीं पाओगे पता नहीं, दिखा दें थोड़ा सा कनेक्टेड फील होगा। समझो, देखो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है सेरिबेलम, ये वाला हिस्सा है पॉन्स, ठीक है। और ये वाला हिस्सा, इसके नीचे वाला, ये वाला है सेरिबेलम, ये वाला है पॉन्स, और इसके नीचे वाला जो ये वाला हिस्सा है इसको बोलोगे मेडुला एब्लोंगेटा या फिर मेडुला। समझ में आया? आगे बढ़ें। सेरिबेलम देख चुके हैं, पॉन्स के बारे में देखने जा रहे हैं। पॉन्स इज पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम किसे कहते हैं पहले तो ये समझो। ब्रेन स्टेम तीन चीजों से मिलकर बनता है, एक है पॉन्स, एक है मेडुला एब्लोंगेटा, मेडुला लिख रहा हूं मैं, और एक होता है मिड ब्रेन, जिसमें आपका ब्रेन खड़ा हुआ है। मान लो ब्रेन है तो जो स्टेम है उसकी, वो किसकी बनी हुई है, तो पॉन्स की, मेडुला की और मिड ब्रेन की, क्योंकि सेरिबेलम तो क्या है, किनारे, मैंने दिखाया ना अभी आप, ठीक है। तो ये ब्रेन स्टेम का पार्ट है पॉन्स। प्राइमरी सर्व्स एज ब्रिज फॉर रिलेइंग सेंसरी एंड मोटर सिग्नल बिटवीन द सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। ऊपर फोर ब्रेन में सेरिब्रम और नीचे सेरिबेलम, उन दोनों के बीच में जो सेंसरी और मोटर सिग्नल का आदान प्रदान है वो देखेगा कौन, पॉन्स देखेगा, ठीक है। रेगुलेट करता है ब्रीथिंग को, स्लीप साइकिल को और एराउजल्स को। एराउजल मतलब होता है जब भी आप क्या रहोगे, एक्साइटमेंट मोड में रहोगे, ओके। इट हेल्प्स इन इंपॉर्टेंट फंक्शन लाइक फेशियल एक्सप्रेशंस। जब भी आप फेशियल एक्सप्रेशन सीखोगे, एक्टिंग में बहुत काम आता है। बैलेंस और हियरिंग और टेस्ट को भी कहीं ना कहीं देखता है। जब भी मैं इन सब चीजों का नाम लूं तो आप समझना कि इन सब में पहले भी रोल आ चुके हैं। जैसे हियरिंग और टेस्ट की मैंने बात की थी, सेरिब्रम भी इसका हिस्सा था, है ना। उसके साथ ये भी देखता है, क्योंकि सेरिब्रम तक मैसेज पहुंचा रहा है ना, तो साथ में उसका भी तो हिस्सा होगा। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं चीजों को, ठीक है। आगे देखो मेडुला एब्लोंगेटा, मेडुला भी इसको बोलते हो, पार्ट किसका है, हिंड ब्रेन का। ब्रेन स्टेम का पार्ट है ऑफकोर्स। कोई पूछ ले ब्रेन स्टेम क्या है, आ सकता है एक नंबर में कभी, कह देना द पॉन्स, मेडुला एब्लोंगेटा एंड द मिड ब्रेन, दी थ्री आर द पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम्स। मेडुला एब्लोंगेटा क्या करता है, प्राइमरी कंट्रोल इसेंशियल इनवॉलेंट्री फंक्शंस। इनवॉलेंट्री मतलब सिंपल हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर एंड रिले ऑफ नर्व इंपल्सेस बिटवीन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। लिसन, आप जब इसको यहां देख रहे हो ना, तो सबसे जो लास्ट में पोर्शन है, ये देखो यहां पर, ये जो सबसे लास्ट में पोर्शन है ब्रेन का, वो क्या है, मेडुला है। उसके बाद क्या चालू हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड चालू हो रहा है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो ब्रेन का सबसे लास्ट वाला हिस्सा है वो है मेडुला। तो कोई भी मैसेज बिटवीन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड जो कि ट्रांसफर हो रहा है बिटवीन द वाया सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स, वो किसके थ्रू जाएगा, मेडुला के थ्रू जाएगा। तो एक्चुअल में ये एक रिले सेंटर है जो कि कनेक्ट करता है इंपल्सेस को, ट्रैवल जो करती हैं बिटवीन द
ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। समझ में आया? सबसे लास्ट वाला हिस्सा है, मतलब मैं आपको ऐसा बताना चाहता हूं कि आपको याद ना रखना पड़े, रटना ना पड़े, चीजों को समझो जैसे मैंने दिमाग में रखा है। एंड इट एक्ट्स एज रिले फॉर nerve impulses between the brain and the spinal cord. It also contains center for reflexes such as swallowing, coughing, sneezing and vomiting. ठीक है, किसी चीज खाने को अंदर लेना, कफिंग जब कफ आता है, स्नीजिंग छींक, वॉमिटिंग उल्टी, उन सबको भी कंट्रोल कौन करता है? यही देखता है। ठीक है, तो बच्चों यहीं पर हमारा खत्म होता है नर्वस सिस्टम इन एनिमल्स। लेक्चर 2 में हम लेंगे इंडोक्राइन सिस्टम इन एनिमल और हार्मोनल सिस्टम इन प्लांट्स, जिसमें प्लांट का भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है ये हम देखेंगे। थैंक यू।